हाँ जी। मैं मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर। वाइटरी इंस्टीट्यूट कलेक्टिवली आपको पी ब्लॉक एलिमेंट जो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन है, जो साइड में आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं इसको अब हम शुरू करें। जो इसके पास लिखा हुआ एनसीईआरटी का है, और वो बता रहे हैं कि हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 से 18 तक है। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक है, जिनका जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP126 है, क्योंकि 6 ग्रुप है, यही होना चाहिए NS2 NP126। आगे बढ़ते हैं जी। हीलियम को अगर छोड़ दें, जिसका कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, देखो नेचर वाइज तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि तो नोबेल गैस है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये हमारे पास नोबेल गैस है, तो प्रॉपर्टीज तो मैच करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करता। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड पीरियड आपका लिथियम से लेकर आगे नियोन तक पूरा सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल का, उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। इसी वजह से क्या होगा, वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, एक बिल्कुल जब आप केमिस्ट्री का 11th 12th पढ़ चुके होते हैं, बड़ी बेसिक सी बात है, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल आ जाएगा। डी ब्लॉक तो फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, तो वैलेंसी एक्सपेंड कर सकती है। जैसे कि सल्फर की 6 तक जाएगी SF6, और सिमिलरली हमारे पास फोस्फोरस की जाएगी PCl6- करके। तो पॉसिबिलिटी है। पी ब्लॉक एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ना तो प्योरली मेटल्स है, ना नॉन मेटल्स है, ना मेटलॉइड है, सारे हैं। आप उल्टा बोल सकते हैं, जो पी ब्लॉक है दैट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलोइड्स। तो ये हमारा जो स्टार्ट का पेज है उसका डिस्कशन हुआ। एक बार ध्यान से देख लेना इसको। इसमें मोटी मोटी बात क्या आई है, 13 से 18 ग्रुप है, NS2 NP126 कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम की प्रॉपर्टी मैच करती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करता है। सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल की कमी है, इसलिए अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। थर्ड पीरियड में हमारे पास डी ऑर्बिटल हैं, दैट्स व्हाई दे कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी। और पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और मेटलॉइड्स भी हैं। चलो जी, एक जनरल सी पिक्चर है जिसमें मैंने आपको बताना है कि 13, 14, 15, 16, 17 एलिमेंट आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और यूं चलेंगे तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो नई एनसीईआरटीज हैं, वहां इन ग्रुप्स के नए मेंबर्स के नाम को भी मेंशन किया गया है, जो हम बात आपसे जरूर करेंगे। लो जी, जो ग्रुप नंबर 15 को पिनिकोजेंस बोल देते हैं आप लोग, एक जनरल सी बात है, जो 2 साल लगातार बच्चा पढ़ रहा है उसको याद हो जाता है। ग्रुप नंबर 16 को आप कैल्कोजेंस बोल देते हैं। ग्रुप नंबर 17 को आप हेलोजेंस, क्योंकि वो आपके पास सोल्ट फॉर्मिंग है। ग्रुप नंबर 18 को आप बोल देते हैं नोबेल गैसेस। पहले इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे, लेकिन आज की डेट में ये नोबेल गैसेस हैं, क्योंकि इनके कंपाउंड्स नहीं बनाए जा सकते। अच्छा जी, अब जो मैंने ग्रीन कलर की लेडर नीचे की तरफ उतार रखी है, ये वाली ग्रीन कलर की लेडर जो मैंने नीचे की तरफ उतार रखी है, आप देख पा रहे होंगे, यहां से जो राइट है, इस साइड में जो राइट है, वहां आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं, लेफ्ट आपको मेटल्स मिलते हैं। और अगर मैं इन दोनों से जाकर अलग, जहां मैंने लेटर लिखी है, वहां देखूं, तो मुझे वहां मेटलॉइड्स मिलते हैं। ठीक है जी। तो मेटलॉइड्स ने मेटल्स को नॉन मेटल से अलग कर दिया है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आपका ग्रुप नंबर 15 आ गया है। तो ग्रुप नंबर 15 में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मथ आपके पास मेटल है, बिस्मथ आपके पास मेटल है। और एक नया एलिमेंट जो हम यहां लिखेंगे, मोस्कोवियम। और इतना मान लें कि हमें जो 92 के बाद मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल ऐसा बोलती है, वो सारे के सारे मिलने वाले हैं प्योरली प्योरली रेडियोएक्टिव एज वेल एज मैन मेड। तो इस सिंगल शॉट में कोशिश कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 15 से 18 तक 12वीं क्लास का पी ब्लॉक हमारा खत्म हो जाए। तो लगे रहिए, सुनते रहिए। चलिए,
अब अकरेंस की बात करते हैं, अकरेंस की। और वैसे भी एक जनरल ट्रेंड बिठा लो दिमाग में सेट कि टॉप से बॉटम मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, टॉप से बॉटम मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है जी। चलो अकरेंस की बात करते हैं। आप अपने सराउंडिंग में महसूस करो तो आप देखोगे 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम मौजूद है, 78% बाय वॉल्यूम। अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो वहां आप ग्रुप नंबर इनको छोड़कर 1 और 2 में जाएं एस ब्लॉक में, तो वहां भी कई बार चाइल्ड सोल्टपीटर और इंडियन सोल्टपीटर के बारे में बात कर रखी होती है। चाइल्ड सोल्टपीटर, इंडियन सोल्टपीटर के बारे में बात कर रखी होती है। तो अर्थ क्रस्ट में जो चाइल्ड सोल्टपीटर है उसका फॉर्मूला NaNO3 K4 KNO3, के फॉर काले, इंडियन सोल्टपीटर बोलेंगे आप, याद करने का तरीका है। अमाइनो एसिड में भी नाइट्रोजन मिलता है, आपने बायोमोलिक्यूल 11th में बायो में भी पढ़ा है, 12th में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा मुझे ये एपेटाइट फैमिली, इसके अलावा मुझे ये एपेटाइट फैमिली में भी मिलते हैं। ठीक है जी। तो एपेटाइट फैमिली में कौन हुआ? Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट का जनरल फॉर्मूला मुझे लगता है सभी बच्चे लिख सकते हैं, Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका 3 गुना शो करके Ca9PO4 होल 6, जहां जो मेरे पास CaX2 लिखा हुआ है, ये जो CaX2 लिखा हुआ है, ये जो CaX2 लिखा है, यहां फ्लोराइड तो फ्लोर एपेटाइट बन जाएगा, क्लोरीन तो क्लोर एपेटाइट बन जाएगा, OH तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये आपकी जो दांतों की इनेमल है ना, ऊपर चमक मारती है जो, क्लियर, ये इसी की बनती है। ज्यादा मीठा खाओगे तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली डिसइंटीग्रेट, डिके होती रहेगी। चलिए इसके अलावा मुझे देखना है कि अगर फॉस्फोरस की प्रेजेंस और देखूं तो लिविंग सेल्स में आप बायो पढ़ते हो, बोन्स आप बायो पढ़ते हो, फोस्फोप्रोटीन मिल्क एग में दिखता है। नाउ इसके अलावा जो आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है, ये सल्फाइड ओर्स में आपको दिखता है, सल्फाइड ओर्स में भी दिखता है। तो मोटी मोटी बात कर लें एक बार, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलोइड, बिस्मथ मेटल। अकरेंस आपके सराउंडेड 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम है, और चाइल्ड सोल्टपीटर NaNO3 है, इंडियन सोल्टपीटर KNO3 है, और अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन आपको पता ही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखता है, बार बार मुझे चांस लगते हैं एग्जाम में आने के, तो ये मेरे पास है एपेटाइट फैमिली। ठीक है ना, एपेटाइट फैमिली जो एक Ca9PO4 होल 6 डॉट CX2 का फॉर्मूला बनाया हुआ है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट, ये सब हो सकते हैं। बोन्स में, लिविंग सेल में, मिल्क एग में हमें फोस्फोरस दिखता है। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये अपने सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में दिखता है। मोस्कोवियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है 115 नंबर पे, कई बार 115 नंबर एलिमेंट का ग्रुप पूछ ले तो 15 पे सीधे टिक कर दो, पहले 1 हटाकर, पहला 1 हटाकर, तो भी आप इस काम को इजीली कर सकते हैं। लो जी, अब ये टेबल जो एनसीईआरटी के ना, ये हाईली यूजफुल है, इट इज हाईली यूजफुल। अगर आप मेरे नोट्स पे जाना चाहते हैं तो नोट्स पहले पढ़ लेते हैं जी। तो सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर जिस पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता, एटॉमिक मास जिस पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता, पता ही टॉप से बॉटम ये इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर फिर भी आपको लगता है मैंने फोकस करना है, तो फिर एक काम आपको करना चाहिए, टॉप से बॉटम 2 8 8 18 18 32 ऐड करते चले जाए मैजिक नंबर्स, इनके आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे, पता चल जाएंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 2 3 से 3 आ गया, क्योंकि बोरोन फैमिली 1 था, सिलिकॉन फैमिली 2 है, और इस फैमिली का आउटर मोस्ट 3 है। चलो जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप से बॉटम लगातार डिक्रीज कर रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है। 1400 टू 1012, 947, 834, 703, तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो सीधे सीधे टॉप से बॉटम डिक्रीज का ऑर्डर। हाँ, पीरियोडिक टेबल हमें बोलता है, पीरियोडिक टेबल हमें बोलता है कि अगर मैं सक्सेसिव I1 I2 I3 की बात करता हूं, I1 I2 I3 की बात करता हूं, तो जो I1 है वो ऑलवेज कम होएगा, क्योंकि न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और सेकंड थोड़ा ज्यादा होएगा, थर्ड और ज्यादा होएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल एक न्यूट्रल फिर मोनोकेटायन फिर डाइकेटायन से करना है, तो वो उतना ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। कोवलेंट रेडियस बिना टेंशन के आप बोल सकते हैं टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रही है, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, आर्सेनिक से, एंटीमनी से, बिस्मथ। हाँ, आयनिक रेडियस, अब आप सोचो, स्टार्ट के 2 एलिमेंट तो इन्होंने मुझे क्या दिखा रखे हैं, स्टार्ट के 2 एलिमेंट तो मुझे इन्होंने क्या दिखा रखे हैं, स्टार्ट के 2 एलिमेंट तो मुझे इन्होंने एनायन दिखा रखे हैं, N-3 P-3। लेकिन अगर मैं बाद के एलिमेंट्स को केटायन में कन्वर्ट कर दूं,
कीटायन में कन्वर्ट कर दूं। वैसे यहाँ देखें 3 एलिमेंट इन्होंने एनायन दिखा रखे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक जो मैंने लिख रखा है। एक सडन 6 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी एनायन के कंपैरिजन में। तो बच्चे कई बार देखते हैं सर आयनिक रेडियस पहले बड़ी 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 फिर कम क्यों हो गई? अरे भाई पहले एनायन की दे रखी है 3 की, फिर बाद में 2 की कीटायन की दे रखी है। एमपीबीपी पे ज्यादा फोकस मेरे थॉट के अकॉर्डिंगली तो आपको पी ब्लॉक पे नहीं करना चाहिए। अगर कोई रिदम बन रही है जैसे एस और पी ब्लॉक है वह रिदम है, एमपीबीपी टॉप टू बॉटम फर्स्ट डे में डिक्रीज कर रहे हैं तो ठीक है। लिथियम लिथोस है, रोक लाइक है, ज्यादा है, उसके बाद लगातार डिक्रीज कर रहा है तो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब चलिए हम बात करते हैं कहीं ना कहीं इनके बीपीस की। तो बीपी सबसे पहले देख लें, नाइट्रोजन का 77.2 केल्विन है भाई, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, मोलिक्यूल डिस्क्रीट है, मोलिक्यूल डिसकंटिन्यूअस है, तो मोलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं है तो बीपी तो कम होना ही होना था। चलिए डेंसिटी टॉप से बॉटम लगातार बढ़ रही है इसलिए आपका टेंशन 0 हो गया। और वैसे भी फर्स्ट डे में भी बढ़ता है, सेकेंड डे में भी बढ़ता है, और यहां 5वें और 15th ग्रुप में भी लगातार बढ़ रहा है। वन मोर थिंग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक आने में, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक आने में साइज में एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ऐसा क्यों? जबकि फास्फोरस से आर्सेनिक में ये ग्रोथ ज्यादा नहीं है। आप देखिए मैंने यहां पर 2 ग्रेटर के साइन लगा रखे हैं। तो भाई आर्सेनिक से पहले आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रेजेंस वाला ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, और जहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वहां साइज में कमी हो गई। जब मैं आपको 13-14 का वीडियो डालूंगा तो उसके अंदर भी ये बताऊंगा 13-14 के अंदर कि जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम पे उतरता हूं, एल्यूमिनियम टू गैलियम, तो साइज बढ़ता नहीं है, साइज कम होता है। साइज बढ़ता नहीं है, साइज कम होता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह है। और नाइट्रोजन फास्फोरस में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा, शेल बढ़ने से साइज सडन इंक्रीज कर गया है। ठीक है जी। और एक छोटी सी बात जो आपको एंड में जाकर देखनी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो एंटीमनी बिस्मथ की नियरली सेम है और वो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह है, लेकिन मैं इसको उतने ज्यादा नंबर नहीं देता, मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी पे इसको मानता ही नहीं हूं। तो एक मोटी मोटी बात, एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक मास बढ़ा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ns2np3, आयोनाइजेशन जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, 1 2 3 3 ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लास्ट में बराबर हो गई, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज, आयनिक रेडियस स्टार्ट के 3 में इंक्रीज, देन आफ्टर डिक्रीज, एंड वो कीटायन की है। एमपीबीपी मेरे को कोई ज्यादा इसमें मजा आता नहीं है, लेकिन इतना बता दूं कि केल्विन में नाइट्रोजन का एमपीबीपी बड़ा कम है। क्यों? क्योंकि वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते और डेंसिटी लगातार बढ़ रही है। ये सारी बातें आपको यहां फिर मिलेंगी एज सच। बिना रुक के आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है ns2np3 हो गया, तो ये लाइन खत्म हो गई है। एटॉमिक आयनिक रेडियस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है। और जहां आयनिक रेडियस थी स्टार्ट के 3 एलिमेंट के अंदर लगातार बढ़ी, बाद के 2 एलिमेंट के अंदर लगातार वो बढ़ी, लेकिन उन तीनों से कम है क्योंकि वो कीटायन की रेडियस के बारे में बात कर रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, 1 2 3 का ऑर्डर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ, एक खास बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15वें ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 14th से भी ज्यादा है, 16th से भी ज्यादा है, और बच्चे जानते हैं उसकी वजह, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे जानते हैं उसकी वजह हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल वेरी वेरी डिफिकल्ट है। आगे चलते हैं जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है कि नॉन मेटल से मेटलॉइड से मेटल की तरफ बढ़ रहे हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले, इसने क्या कहा, सारे के सारे, कोई भी इसमें मोनो एटॉमिक नहीं है, ऑल द एलिमेंट्स आर पॉली एटॉमिक। कोई भी एलिमेंट यहां मोनो एटॉमिक नहीं है, ऑल आर द पॉली एटॉमिक। मतलब चाहे वो N2 हो, चाहे P4 हो, चाहे AS4 हो, ऑल एलिमेंट पॉली एटॉमिक है। नाइट्रोजन हमारे पास पी पाई बॉन्डिंग की वजह से, नाइट्रोजन हमारे पास पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से, पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से गैस फॉर्म में मिलती है, क्योंकि डिस्क्रीट हो गई, डिसकंटिन्यूअस हो गई, बेचारी अकेली रह गई। P4 AS4 क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड बनना मुश्किल हो गया है। बड़े साइज में पाई बॉन्ड इजिली नहीं बनता है, बड़े साइज में पाई बॉन्ड इजिली नहीं बनता है। तो यहां पाई बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन इजिली हमें गैस फॉर्म में और पी पाई बॉन्डिंग के साथ दिखता है। मेटेलिक करेक्टर
ज्यादा है, साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर हमारे पास मेटेलिक साइज बड़ा होने से, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी ज्यादा होगा। एक छोटी सी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाती है, सारे एलिमेंट एलोट्रोपी शो करते हैं। हमारा नाइट्रोजन तो अकेला रह गया ना पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से, और अगर कोई अकेला रह गया तो एलोट्रोपी, एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल स्टेट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। तो जैसे डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन है, वैसे नाइट्रोजन पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जाइंट स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकता, ये बेचारा अकेला रह गया पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, नंबर वन, मैक्सिमम मिनिमम का फंडा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम +5 है, मिनिमम -3 है। मैक्सिमम +5 है, मिनिमम -3 है। -3, -1, 0, +1, +3, +5, ये पूरी रेंज है इनकी। वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात करूं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं -3 की टेंडेंसी, मैंने कहा जी घटेगी, क्यों? क्योंकि मेटेलिक टेंडेंसी बढ़ रही है। अच्छा जी, +5 की स्टेबिलिटी ये भी घटेगी, क्यों? कि ग्रुप नंबर 13 का जो मेरे पास एक इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि हैवी एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक पे लगता है, उसके अकॉर्डिंगली भी स्टेबिलिटी ऑफ +5 वो भी घटेगी। तो -3 की टेंडेंसी घट रही है मेटेलिक बढ़ने से, +5 की टेंडेंसी भी घट रही है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बस एक एलिमेंट कंपाउंड फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन एलिमेंट के साथ वेल नोन है, वो है BiF5, क्योंकि स्ट्रोंगली वो एक आयोनिक कंपाउंड है। तो थर्ड में थेलियम +1 बनता है जैसे मैंने आपको बताया, फोर्थ में Pb+2 बनता है, ऐसे फिफ्थ के अंदर हमारा बिस्मथ +3 बनता है इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से। तो -3 की टेंडेंसी, +5 की टेंडेंसी दोनों डाउन जा रही हैं। नाइट्रोजन तो आपका +1, +2, +3, +4, +5 में एग्जिस्ट कर रहा है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। फोस्फोरस आपका 1, 4 में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि अगर किसी की कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, अगर किसी की कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, दैट विल शो द डिसप्रपोर्शनेशन, तो वो डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। अगर आप थोड़ा सा लगकर 3 घंटे तक इस वीडियो को देख लें, क्योंकि 3 घंटे का ये वीडियो नहीं बनेगा, फिर भी देख लें और साथ साथ में नोट्स बना लें, फिर मुझे लगता है 17 जुलाई को आप बेरा पी ब्लॉक एलिमेंट प्रॉपरली एंजॉय कर रहे होगे। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रपोर्शनेशन करेगा, जैसे HNO2, HNO3, वाटर, NO। तो एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में कन्वर्ट हो गई है और इसके अलावा +2 में कन्वर्ट हो गई है, तो इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। तो डिसप्रपोर्शनेशन कहां पॉसिबल है? पेपर में पूछ लेगा, क्या फोस्फीन डिसप्रपोर्शनेशन करेगा? अब मना कर देना, फोस्फीन कहां से कर लेगा, क्योंकि फोस्फीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फोस्फोरस -3 है। तो इसी तरीके से जिनका ऑक्सीडेशन नंबर, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट हो, वही डिसप्रपोर्शनेशन शो करेंगे। तो वो HNO2 भी हो सकता है, H3PO2 भी हो सकता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नाउ अब इसके अंदर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने लिखा हुआ, डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। ठीक है जी। एक रिएक्शन में बच्चों को हमेशा याद करने के लिए बोलता हूं, वो है फास्फोरस का डिसप्रपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम, P4 3NaOH 3 वाटर, PH3 3NaH2PO2, इसको बोलते हैं 13313। अब ये क्या, अभी 13313 बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को याद करने का तरीका बताया कि फास्फोरस अपना 0 ऑक्सीडेशन नंबर लेके बैठा हुआ है, और जो 0 ऑक्सीडेशन नंबर लेके बैठा हुआ है, जो 0 ऑक्सीडेशन नंबर लेके बैठा हुआ है, वो डिसप्रपोर्शनेशन कर सकता है, वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी सकता है और अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटा भी सकता है। तो फास्फोरस डिसप्रपोर्शनेशन कर रहा है फोस्फीन में और सोडियम हाइपोफॉस्फेट में। तो मैंने बच्चों को रेडॉक्स चैप्टर के साथ साथ में इस चैप्टर को भी याद करने का तरीका बताया। फास्फोरस पार्टिसिपेट इन द डिसप्रपोर्शनेशन विद NaOH 13313 का कोड याद रखें, फास्फोरस NaOH वाटर 133 एंड देन फोस्फीन एंड NaH2PO2 3 13313। नाइट्रोजन की वैलेंसी की बात कर लें भाई साहब, ये 3 तो ओरिजिनल है, ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये मैक्सिमम 4 तक जा सकती है ड्यू टू डोनेशन ऑफ द लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ड्यू टू द लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से। फास्फोरस थर्ड पीरियड का मेंबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले पेज पे बताया था कि जिसके पास भी एम्प्टी d ऑर्बिटल पड़े हों, जिसके पास भी एम्प्टी d ऑर्बिटल पड़े हों,
जिसके पास भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हों वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। तो फॉस्फोरस इन द 3 वैलेंसी PCl3, इन द 5 वैलेंसी PCl5, in the 6 valency PCl6 minus, similarly phosphorus PF5, similarly phosphorus PF5, similarly PF6 minus। तो मोटी मोटी बात क्या आती है इसके अंदर, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पार्टिसिपेट इन डिस्प्रपोर्शनेशन, ओके नो प्रॉब्लम। वैलेंसी की बात करें, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 तक जाएगा, 3 नॉर्मल है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बिल्कुल ठीक है। फॉस्फोरस और इसके नीचे के एलिमेंट अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात और कर रहे हैं। 3 भी है, 5 भी है, ये ओरिजिनल है, 3 ग्राउंड स्टेट की है, 5 एक्साइटेड की है और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली है। लो जी, मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एस ब्लॉक पी ब्लॉक की पहला मेंबर ऑलवेज शैतान 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 शैतान, नोटी नोटी नोटी। देखो जी, ये जो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन है, ये जो नोटी एलिमेंट है, ये जो नोटी हुआ, ये किस वजह से नोटी हुआ, किस वजह से नोटी हुआ? नाइट्रोजन हमारा नोटी एलिमेंट हो गया और हर ग्रुप का पहला मेंबर नोटी ही है। कारण स्मॉल साइज, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ही नहीं सेकंड पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक है और थर्ड नंबर पे आ रहा है। पी पाई बॉन्ड बना रहा है जो कि बड़े एलिमेंट फॉस्फोरस टाइप से नहीं बना पाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉल साइज की वजह से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट जो हमें समझना है कि जितना बड़ा साइज होएगा उतना पी पाई बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी। सो नाइट्रोजन इज इजीली कैपेबल टू मेक द, नाइट्रोजन इज इजीली कैपेबल टू मेक द पी पाई बॉन्ड। जबकि अगर मैं बात करूं किसके साथ, विद नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस आर्सेनिक, भाई साहब वो सरेंडर कर गए कि हमसे पी पाई बॉन्डिंग होने वाली नहीं है। ठीक है, वो पी पाई डी पाई बनाएंगे, लेकिन मैं तो फिर बोलता हूं कि डी बॉन्डिंग जब भी बने, पी पाई डी पाई बॉन्ड बड़े साइज में जब भी बनेगा, हाँ बना सकता है अलग बात है, बट अनस्टेबल होएगा। हाँ बना सकता है अलग बात है लेकिन अनस्टेबल होएगा। ये बड़ी सिंपल सी कहानी है, आगे बढ़ते हैं जी। नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा है, 2 पाई है, ठीक होगी बात। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी खतरनाक है, बोर्ड के एग्जाम्स का ऑलवेज क्वेश्चन रहा है, 941.4 किलो जूल पर मोल, क्लियर। जबकि इतनी खतरनाक एनर्जी पीपी एएसएस एसपी एसपी में नहीं हो पाएगी, वो तो एक मेटेलिक बॉन्ड नीचे की तरफ बनाएंगे और एमओटी के अकॉर्डिंगली भी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो। लो जी, एनएन बॉन्ड सिंगल सिंगल की बात कर लें, अगर एनएन बॉन्ड अगर सिंगल सिंगल की बात करें फिर सबसे बड़ा डेंट लगेगा इसको, लोन पे रिपल्शन हो गए। तो नेचर ऑफ एमएम, सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो एनएन आप केमिकल बॉन्डिंग में मेरी बात सुनकर आए हो, शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस हो तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस हो तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पंगा हो गया है, छोटी बॉन्ड लेंथ पे लोन पे रिपल्शन होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गए हैं और इस वजह से भाई साहब पी पाई बॉन्डिंग यहां नाइट्रोजन करके स्टेबल हो गया। लेकिन अगर इसको बोला कि आपने साइक्लिक चेन, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, लंबी लंबी चेन, तो भाई साहब सरेंडर कर देंगे, कहते तो मेरा बॉन्ड ही नहीं पड़ रहा ढंग से, सिंगल सिंगल बॉन्ड भी मैं ढंग से नहीं बना रहा, तो मैं कैसे कैटिनेशन कर सकता हूं। तो अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ गए हो तो मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट कैपेबल टू मेक द कैटिनेशन। सेकंड, हमारे पास 16वें ग्रुप का पहला मेंबर वो भी नहीं कर पा रहा, भाई साहब फ्लोरीन भी नहीं कर पा रहा। लेकिन यही यूनिक करेक्टर ग्रुप नंबर 14 में कार्बन में था, यही यूनिक करेक्टर कार्बन में था। कार्बन वाज कैपेबल, कार्बन इजीली कैपेबल था। किसमें कैपेबल था भी कार्बन? कार्बन वाज कैपेबल टू मेक, कार्बन वाज कैपेबल टू मेक द कैटिनेशन। भाई साहब वहां लोन पेयर नहीं था, वहां लोन पेयर नहीं था। तो कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग, साइज जितना छोटा होएगा कैटिनेशन बढ़ेगा। और बॉन्ड एनर्जी का सबसे 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैंने येलो कलर के हाईलाइट में डाला है, बिना हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के आप कैटिनेशन नहीं करवा पाएंगे। तो ग्रुप नंबर 14 में कैटिनेशन कौन कर रहा है? कार्बन। 15 में कौन कर रहा है? फास्फोरस। 16 में कौन कर रहा है? सल्फर। बस इनफ है, ठीक है जी। तो फास्फोरस में कैटिनेशन खतरनाक है। हाँ, नाइट्रोजन में इम्पॉसिबल, नाइट्रोजन में इम्पॉसिबल, कारण सबको पता है।
क्योंकि इसके अंदर मैं मैक्सिमम वैलेंसी 4 बना पा रहा हूं, पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, वही जो शरारती बच्चे वाले काम थे वो सारे इसके पास इजीली मिल जाते हैं। ठीक है जी, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है फास्फोरस आर्सेनिक के पास, दैट्स व्हाई दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, पी पाई डी पाई डी पाई डी पाई ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ बना लेंगे। और ये एक लीगेंड की तरह भी ठीक ठाक सा काम करता है, लोन पेयर डोनर है। ट्राई इथाइल फोस्फीन आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको शायद याद होएगा, शायद आपको याद होएगा। नेचर ऑफ एमएम बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात है तो पीपी में अच्छा बॉन्ड बनता है और स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बनता है, दैट्स व्हाई इसमें कैटिनेशन हो जाता है, दैट्स व्हाई इसमें कैटिनेशन हो जाता है। तो पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा, फोर्थ नंबर पे आप नोट्स में इसको लिख लेना। ठीक है जी, लो जी, पहले इसको लिखना है आपने, फिर इसको लिखना है। अब एक बड़ा ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, धांसू टॉपिक बोलते हैं इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में जान लें कि कंपाउंड क्या क्या बनेंगे ना। तो अमोनिया बनेगा, फोस्फीन बनेगा, आर्सीन बनेगा, उसके बाद इससे आर्सीन से स्टिबीन, सिबीन, और उसके बाद बनेगा बिस्मुथीन, बिस्मुथीन। और जनरल फॉर्मूला EH3 है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी इनकी 3 है तो ये होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। स्टेबिलिटी, छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ, एस ब्लॉक से सीखते आ रहे हो आप। स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज, क्या बनेगा जी? स्टेबल मोलिक्यूल, स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज। तो स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग करेक्टर। अब रिड्यूसिंग आप किसको बोलते हो? जो जल्दी से हाइड्रोजन रिलीज करके सामने वाले कंपाउंड में ऐड कर दे, तो वो तो जिसमें साइज डिफरेंस ज्यादा है बिस्मत ही कर पाएगा, बिस्मत ही कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी अमोनिया की ज्यादा और रिड्यूसिंग करेक्टर BiH3 का ज्यादा होएगा। लो जी, स्टेबिलिटी अमोनिया की ज्यादा है, रिड्यूसिंग करेक्टर BiH3 का। टूट जल्दी गया ना, सेम लाइनें कॉपी पेस्ट कर दो ग्रुप नंबर 13 में और ग्रुप नंबर 14 में, 13 14 में सेम लाइनें कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छा जी, अब अगर मुझे BiH3 का हाइड्रोजन डोनर बिहेवियर देखना है तो सबसे ज्यादा हुआ ना, क्योंकि BiH का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है तो कट से इसका रिबन कट जाएगा। बेसिसिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सारे के सारे लुईस बेस है और वैसे भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं। लोन पे डोनर्स आर द बेस, ऑल आर द लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, क्योंकि सब पे लोन पेयर है। अब बात चलेगी कौन कितना अच्छा, कौन कितना अच्छा लोन पे डोनर है। इसको एक तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं परसेंटेज एज करेक्टर ड्रैगो रूल से, एक तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको ड्रैगो रूल से, एक जनरल में हम इसको याद भी कर सकते हैं। समझकर मैं आपको बता रहा हूं, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, ठीक हो गया बिल्कुल। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने से इसका जो लोन पेयर है वो लीस्ट डिस्पर्स्ड है। मैं बोलता हूं बच्चों को, जनरली आप एक छोटे से टेबल पे बैठे हो और आपकी डोरबेल बजती है तो आप भाग के जा सकते हो, लेकिन अगर आप चेयर पे, फिर आप एक सोफे पे, इसकी जगह आप डबल बेड पे बैठे हैं तो उतना ही आपका कंफर्ट जोन बढ़ता है, लोन पेयर जैसे फैल जाएगा पूरे स्ट्रक्चर पे, पूरे मोलिक्यूल पे, पूरे एटम पे, तो उसके डोनेट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अमोनिया अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करता है, अमोनिया अपना लोन पेयर। क्यों? अगर मैं ड्रैगो रूल से जाऊं तो इसके परसेंटेज कैरेक्टर कम है, जबकि फोस्फीन में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा। ड्रैगो रूल से जाऊं अगर मैं, तो अगर बिना ड्रैगो रूल के जाना है तो स्मॉल साइज ऑफ एटम, लीस्ट डिफ्यूज्ड लोन पेयर इजीली क्या हो जाएगा भी? डोनेट हो जाएगा। तो लोन पेयर डिस्पर्स्ड मोर ऑन लार्ज साइज, लोन पेयर डिस्पर्स्ड मोर वो बिस्मथ पे है, लोन पेयर डिस्पर्स्ड मोर ऑन द लार्ज साइज वो बिस्मथ के बड़े साइज पे है। ठीक हो गया। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन हुआ, लोन पेयर्स आर इजीली अवेलेबल है फॉर द अटैक ऑफ प्रोटॉन। इसी इसको प्रोटॉन एफिनिटी के फॉर्म में भी देखते हैं हम लोग। और बेसिसिटी एंड बेसिसिटी और प्रोटॉन एफिनिटी एक ही बात है, बेसिसिटी बोलते हैं, प्रोटॉन के टूवर्ड्स उसकी लविंग नेचर बोलते हैं। तो अमोनिया की सबसे धांसू होने वाली है, अमोनिया की सबसे ज्यादा होने वाली है क्योंकि वो लोन पेयर डोनर अच्छा है। अच्छा जी, अब इन हाइड्राइड्स का हम एमपीबीपी चेक कर लो, उसमें सबसे धांसू है बीपी, और मैं बच्चों को बोलता हूं बीपी
डायरेक्टली टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायरेक्टली टू साइज है, डायरेक्टली टू वैन डर वाल्स फोर्स है, डायरेक्टली टू मोलिकुलर वेट है। ठीक होगी बात। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उतना कैपेबल, तो वो ऑर्डर आपके पास FON है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हुआ क्या, अगर आप इसमें 1 2 3 4 का कोड बनाते हैं, सबको टैग कर देते हैं, अमोनिया को 1, फॉस्फीन को 2, आर्सिन को 3, स्टिबीन को 4 और बिस्मुथिन को 5 टैग कर देते हैं, तो होगा क्या, जब हम लेफ्ट से टॉप से बॉटम आए या फिर अमोनिया से बिस्मथ की तरफ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 3 4 5 का ये जो 2 3 4 5 का जो आपका स्पेट, इसको थोड़ा सा हटाना, इसके बीच में 1 डाल देना, तो क्या बन जाएगा 2 3 1 4 5 2 3 1 4 5। ये आपका आंसर आ गया। 1/3 नंबर पे क्यों आया, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फर्स्ट पे क्यों नहीं गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी उतनी एक्सट्रीम नहीं है जितनी की पानी में होती है। ग्रुप नंबर 16 में पानी सबसे टॉप पे आ जाएगा, ग्रुप नंबर 16 में पानी सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो बीपी का ऑर्डर, ईएच की लेंथ का ऑर्डर, ईएच का एंगल, बॉन्ड एंगल अमोनिया का चाहता है, अभी आगे मैं समझा रहा हूं आपको ये बात। बॉन्ड एंगल अमोनिया में बहुत जबरदस्त है, बॉन्ड एंगल अमोनिया में बड़ा धांसू है। क्यों है जी, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होगी, तो मान के चलो वो जो बॉन्ड पेयर है, वो जो बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे और उनके बीच रिपल्शन बड़ा धांसू होएगा। दैट्स वाई अगर सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अगर सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अगर सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। एंड रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। हाइब्रिड स्टेट सबकी sp3 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, क्लियर ना। और बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, उनके बीच रिपल्शन हुआ, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। क्लियर होगी बात, बॉन्ड एंगल बढ़ गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की फास्फोरस से ज्यादा है। इसीलिए कंक्लूसिव आइडिया क्या आता है आपके पास, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, रिमेनिंग ऑल थिंग शुड बी सेम। सराउंडेड एटम सेम होने चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग भी तैयार हो रहा है बच्चे साथ साथ में, सराउंडेड एटम सेम होने चाहिए, लोन पेयर आपके पास सेम होनी चाहिए, हाइड्रोजन जो आपके पास बॉन्ड हाइब्रिड स्टेट है वो भी सेम होनी चाहिए। तो लोन पेयर उसको विनर डोनेशन के बेस पे तो बेसिक में बनाता है, यहां लोन पेयर इसको विनर बनाने में कोई रोल नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है तो सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड का रिपल्शन, ये वाला रिपल्शन, उससे बॉन्ड एंगल बढ़ गया। ग्रुप नंबर 16 में भी मैं बच्चों कई बार 15 के साथ 16 अटैच करके बता देता हूं कि ग्रुप नंबर 16 में भी यही सेम हरकत होगी। वोटर H2S, H2SC, H2TE, H2PO, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल H2O का होगा। हाइब्रिड स्टेट भी सबकी sp3 है, सबके अंदर सराउंडेड एटम, इस जो सेंट्रल है उसके साथ H का बॉन्ड बना हुआ है, लेंथ भी बढ़ती जा रही है लगातार, लेकिन एक चीज जो सबसे कॉमन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट। लो जी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की बात कर लें तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि सिर्फ दो ही टाइप के ऑक्साइड पॉसिबल है, एक है E2O3 और दूसरा E2O5। और इतना ध्यान रखो, जब मैं नॉन मेटल के ऑक्साइड बना रहा हूं, जब मैं नॉन मेटल के ऑक्साइड बना रहा हूं, तो वहां उनका एसिडिक नेचर ही होगा। तो पहला क्वेश्चन, पहले तो फॉर्मूला पूछ लेगा, आप बोलोगे E2O3 E2O5, P2O3 P2O5, आपको फॉर्मूले बताने हैं। और अब आपसे पूछेगा एसिडिक नेचर, तो आप कहेंगे एसिडिक ओके। एसिडिक नेचर उसका जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से कैप्चर करे, हु वन इज अ लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन खाए। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, जैसे कि E2O5 का बढ़ गया, तो बहुत अच्छा एसिड है। अब मैं उसमें चलूं नाइट्रोजन के 5 मेंबर्स के अंदर, N2O, NO ये न्यूट्रल है, N2O3 एसिडिक है, N2O4 और ज्यादा एसिडिक है, N2O5 और ज्यादा एसिडिक है। तो जितना हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, साइज स्मॉल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खाने की कैपेसिटी बढ़ रही है, और जितना इलेक्ट्रॉन खाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा एसिड हो जाना है। विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर बढ़ेगा, दैट्स व्हाई एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो भाई सीधी सी बात है। अब सारा जिम्मेवारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दो, ENC को दे दो। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम देन ENC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, ENC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम देन सारी जिम्मेवारी किसको दे दो, ENC को दे दो।
N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। नाइट्रोजन का +3 है, फोस्फोरस का +3 है, आर्सेनिक का +3 है, एंटीमनी का +3 है, बिस्मथ का +3 है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा होना ही था, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो भाई सीधा सीधा ENC से सारा काम हो जाना है, अगर बात समझ गए तो वैसे भी एक पी ब्लॉक के अलावा पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है, मेटलोइड वाले थोड़े एम्फोटेरिक होने लगते हैं, और मेटल्स के बेसिक है। और अगर इस बात को आपने लर्न किया है 11वीं क्लास में ग्रुप नंबर 13 में, तो वहां भी आप इस बात को सीख सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोशिश करना कि ग्रुप नंबर 13-14 का वीडियो भी आप पक्का देख लो। तो आपको अगर 12वीं का तो सिलेबस से ये हट गया चैप्टर, लेकिन नीट में जेई में बना हुआ है और एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ये सारी लाइनें आप अपने नोट्स में लिख लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, ये गारंटी लिखवा लो आप मेरे से। लो जी, अब हम हेलोजन से रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो EX3, EX5 दो टाइप के, EX3, EX5 दो टाइप के हेलाइड्स बनेंगे। नाइट्रोजन में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो वो भाई साहब 4 पे अपना काम रोक लेंगे। NCl5 NF5 नहीं बन पाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर चाहे आप एस ब्लॉक पढ़ के आओ, चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ कर आओ, चाहे आप ग्रुप नंबर 13-14 पढ़ कर आओ, फाजान्स रूल के अकॉर्डिंगली जितना प्लस का चार्ज बढ़ेगा उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, उसकी डिस्टोर्शन पावर बढ़ेगी, उतना उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ट्राई से पेंटा वाले ज्यादा कोवलेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, मोर पॉजिटिव चार्ज हैज हाई पोलराइजेशन पावर, एनायन डिस्टोर्टेड मोर, ड्यू टू इट पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवलेंट। तो पहली बात फॉर्मूला, दूसरी बात नाइट्रोजन 5 वैलेंसी नहीं बना पा रहा है, तीसरी बात कोवलेंट कैरेक्टर। लो जी, यहां आ जाओ। स्टेबिलिटी ऑफ द ट्राइहेलाइड्स, ये चौथी बात है हमारे पास इस पॉइंट के अंदर। स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहेलाइड्स, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचिए आप। एक्सेप्ट हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन ऑल आर क्वाइट स्टेबल। अब क्यों नहीं है नाइट्रोजन के नाम? देखो, नाइट्रोजन के साथ Cl जुड़ेगा तो लेंथ बढ़ गई, Br और लेंथ बढ़ गई, एडेड ये लेंथ और बढ़ गई, तो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना अनस्टेबल। अब ये मैं मानता हूं कि NF3, NCl3, NBr3, Ni3, NF3, NCl3, NBr3, Ni3, ये सारे निकम्मे हैं, सारे निकम्मे। उन निकम्मों में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जो NF3 है वो हमने एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट बोल दिया, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बोल दिया, जबकि मैं मान के चलता हूं कि नाइट्रोजन के हेलाइड बनाना अपने आप में बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। तो लोन पे रिपल्शन भी तो होंगे, तो ये निकम्मों में जो पुअर स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड्स है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाला है, मतलब कंपेरेटिवली स्टेबल है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से NCl3 एक्सप्लोसिव है, विस्फोट करता है। BIF5 मैंने शुरू में लिखा था ऑक्सीडेशन नंबर में कि एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी बिस्मथ का F3 आयनिक है, फ्लोराइड स्मॉल है, रिमेनिंग ऑल आर कोवलेंट है, होने के पीछे वजह भी आपको सबको पता है, चाहे BiCl3, BiBr3 कुछ भी ऐसा बन जाए। अगर मेटल के टू वर्ड्स देखो कितनी धांसू बात है। फर्स्ट डे सेकंड डे वाले अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा हुआ है, फर्स्ट डे सेकंड डे वाले इतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, फर्स्ट डे सेकंड डे वाले इतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है कि वो जब आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड है, लेकिन एंटीमनी बिस्मथ के साथ भी उनको वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिस्मथ और जो एंटीमनी है, बिस्मथ और एंटीमनी है, उसके साथ जब ये जिंक और मैग्नीशियम आ रहा है तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर रहा है? उसको कन्वर्ट कर रहा है एनायन में। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, अगर आप चाहें तो मैं आपको यहां दिखा सकता हूं। बस आप मेरी लिखी हुई बातों को अपनी कॉपी में लिख लें। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, ऑल दीज element react with metal to form their binary compound exhibiting -3 oxidation state such as Ca3N2 calcium nitride, Ca3P2 calcium phosphide, Na3AS, sodium arsenide, Zn3Sb2 बिल्कुल स्टोकियोमेट्री ओबे हुई है, एंड जिंक एंटीमोनाइड and Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। और मुझे 2022 और 23 और 24 आगे
ये सबसे सेंसिटिव जोन लगता है, क्योंकि जनरली बच्चे इस पे फोकस करके नहीं जानते। उनको लगता है Zn3sp2 कैसे हो जाएगा, हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, और कंपेरेटिवली कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने से कंपाउंड बनाने में कैपेबल हो गए हैं। लो जी, 7.1 आपका एक एग्जांपल आया, नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट पेंटावेलेंसी, पेंटा हेलाइड नहीं बना रही, पेंटावेलेंसी नहीं है। तो ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो चार्ज है, ठीक है ना, लेकिन अगर वैलेंसी आपको जनरेट करनी हो, अगर आपको वैलेंसी जनरेट करनी हो, अगर आपको वैलेंसी जनरेट करनी हो, तो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए, लोन पे डोनेशन भी तो होना चाहिए। तो मैक्सिमम ये 4 तक कर पाएगा, उसके बाद ये भाई साहब फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की कमी है। पीएच3 का बीपी कम है, अमोनिया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है भाई। पीएच3 तो सबसे कम लेवल पे आ रहा है, पीएच3 तो सबसे कम लेवल पे आ रहा है। अनलाइक अमोनिया, पीएच3 मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा जी, इन टेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाई आर पेंटाहेलाइड्स फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट भाई ज्यादा इनका डिस्टोर्शन नहीं हो, ज्यादा डिस्टोर्शन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ मोर कोवेलेंट देन देयर ट्राइहेलाइड, क्योंकि पेंटावेलेंसी होती डिस्टोर्शन पावर बढ़ गई। व्हाई इज BiH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बॉन्ड तोड़ना आसान हो गया, डिसोसिएशन एंथैल्पी इजी है, आसान है, कम है, लोअर लेवल पे, ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। और वैसे भी मैंने आपको बोला था अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन, बिस्मुथिन में रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड तोड़ना इजी हो गया है। लो जी, आपका फेवरेट, अब हम नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करेंगे। अब कंपाउंड शुरू हो गए, और मैंने आपको यह भी बता रखा है ग्रुप नंबर 15 थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, अगर इसको ढंग से खत्म कर गए तो आपके पास 16, 17, 18 को करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो लगे रहिए मेरे साथ में, काम आपका कंप्लीट हो ही जाना है। तो जी, आपके अराउंड जो 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन है, उसके प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास काम शुरू हो रहा है किसका, नाइट्रोजन को बनाने का। ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहली बात है लिक्विड एयर, आपके सराउंडिंग जो एयर है उसको लिक्विफाई कर लें हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, कूलिंग करवाकर, कंप्रेशन करवाकर, ठीक है जी। 77, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, साइज छोटा हो गया, ऑक्सीजन में डबल है तो थोड़ा सा फैला हुआ है, तो नाइट्रोजन का बीपी कम है। तो जिसका बीपी कम है वो पहले डिस्टिलेट हो जाएगा, रिसीवर में मिल जाएगा जाकर फर्स्ट फ्रैक्शनेट के फॉर्म में। अमोनियम क्लोराइड में आप देखो ना, एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक ट्रिक आपको सीखनी हो कि जैसे आपके पास NH4NO2 है, तो मैक्सिमम पानी बनाते हैं आप, 4 हाइड्रोजन, तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स बना दे। तो अगर आप मेरे को यहां तसल्ली से देख रहे हैं, तो NH4Cl के साथ NaNO2 का रिएक्शन हुआ, तो NH4NO2 हुआ, NH4NO2, और इन दोनों की रिएक्शन से NH4NO2 जो बना, पानी निकाल दो, वाटर जैसे निकलेगा तो नाइट्रोजन बाहर आ जाएगी। कई बार इसके अंदर इंप्योरिटी के फॉर्म में HNO2, ये वाला इसका H अमोनिया H के साथ रिएक्शन होकर HNO या NO, तो उसका रिमूवल करने के लिए आप लोग एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि NO अपने लोअर में, लोएस्ट में नहीं लोअर में, और ये भी लोअर में, तो K2Cr2 7 इनको खा जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को खा जाएगा, तो आपकी नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। एक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वोल्केनो मेथड, वोल्केनो नाम नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूं, देखो K2Cr2 7 तो डी ब्लॉक का आपको याद ही है, K2Cr2 7 तो डी ब्लॉक का आपको याद ही है, वहां आपने अमोनियम डाइक्रोमेट लिखना है ऑरेंज कलर में, कोई चेंज नहीं आएगा। वही सेम बात, मैक्सिमम पानी बना दो, तो 4 यहां H2, यहां 4 H2 देखो ना, और इसमें से 4 O निकल आएंगे, इधर 8 4, ये आपके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 4 है, तो 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो 4 वाटर बाहर हो गए, जो बचा ग्रीन कलर का Cr2O3, और आपका नाइट्रोजन यहां बन गया है, नाइट्रोजन यहां आपका बन गया है। तो कुल मिलाकर दिमाग में क्या डालकर चलना है कि अमोनियम डाइक्रोमेट हो, अमोनियम नाइट्राइट हो, क्लियर, वहां हिटिंग करने से पहले मैक्सिमम वाटर निकालो, जैसे ही मैक्सिमम वाटर निकलते हैं तो उसके बाद आप मैक्स पॉसिबल जगह पे पहुंच जाएंगे। पेपर में आया एक बार, जेई ने डाला, प्योरेस्ट फॉर्म में अगर नाइट्रोजन बनानी है तो क्या करें, तो आपका फेवरेट बेरियम अजाइड हीट कर दो, बेरियम अजाइड को हीट कर दो, ये आपका बेरियम अजाइड है। हीट करने से यहां 3N2 आपको मिल जाएगा, और वेरी प्योर फॉर्म में
और बेरियम में हैवी एलिमेंट है, हैवी मेटल है, ये अलग हो जाएगा, सुधार करने की नीड नहीं है। तो मोटी मोटी बात 1 मिनट में सीख लें। लिक्विड एयर 77 केल्विन पे नाइट्रोजन बाहर, NH4NO2 को हीट करना, पानी निकालकर N2 बाहर, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करना, ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, वोल्केनो मेथड है, मैक्सिमम पानी निकालकर ग्रीन कलर का Cr2O3 बनाकर नाइट्रोजन बाहर। बेरियम अजाइड से प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन निकालना है तो हीट करो, आपका नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज, अगर मैं कह रहा हूं इसको रट्टा मत मारो, प्लीज रट्टा मत मारो, आप अपने सराउंडिंग में झांको। क्या ये कलरलेस है, 78% बाय वॉल्यूम है? क्या ये कोई टेस्ट है, ऑर्डर है? बिल्कुल नहीं है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, जहरीली नहीं है, नॉन टॉक्सिक। जहरीली होती तो अब तक साफ ना हो गए होते इस दुनिया से। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप है 14 15। नाइट्रोजन पानी में बड़ी कम घुलती है, क्लियर। वैसे भी इसको इनर्ट गैस की तरह ही बिहेव करवा देते हैं हम लोग। डाइपोल मोमेंट 0 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं सकती, पोलैरिटीज में है नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी देखी थी, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से 941 किलो जूल पर मोल है, रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है। अब ना मैं एक जनरल बात बोलता हूं कि इस नाइट्रोजन को लेकर पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के पास घूमो और एस ब्लॉक जरूर याद रखना। हाइड्रोजन के साथ अमोनिया, लिथियम के साथ हीलियम तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा ना। लिथियम के साथ नाइट्राइड, बाकी कोई भी फर्स्ट मेंबर नाइट्राइड बनाने में कैपेबल नहीं है। सेकंड वाले सारे नाइट्राइड बनाते हैं, बेरिलियम से लेकर, मैग्नीशियम से लेकर, कैल्शियम से लेकर आगे तक। हाइड्रोजन के साथ अमोनिया भी हैबर प्रोसेस में आगे बनाएंगे हम लोग। N2 को ऑक्सीजन, देखो दोनों निकम्मे एक नंबर के ना। जो हमारा इस हमारे अराउंड 99% पोर्शन बना के हमें दे रहे हैं, हाँ, दोनों निकम्मे। नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसलिए हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे क्या? नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड, N2O, लाफिंग गैस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है जी। लिथियम से लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम नाइट्राइड। बोरोन से बनाना है, ग्रुप नंबर 13 में मिलेगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन। अभी अमोनिया आ ही रहा है हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हैबर नाम है उसका। नाइट्रोजन कंबाइन होएगा डाइऑक्सीजन से वेरी हाई टेम्परेचर पे। और वैसे भी आप सोचो ना, हमारे आसपास में नाइट्रोजन को फिक्स करने की ताकत हमारे अंदर है ही नहीं। इसको कौन कर पा रहा है? इसको कर पा रहा है नेचर। इसको कर पा रहा है नेचर। लाइटनिंग होगी, बादल चमकेंगे, बिजली चमकेगी, तो वहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO बना लेगा। ठीक होगी बात बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है यूजेस। यूजेस में अमोनिया बनाने में एक बहुत अच्छा यूज है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलता है, साइनामाइड का बनना। साइनामाइड का बनना क्या करें? कैल्शियम साइनामाइड एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है। इसमें आपको करना क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन नाइट्रोजन से करवाना है। इसको हम लोग CaCN2, कई बार दिमाग में ऐसा लगता है कि CaCN का होल ट्वाइस है ना, CaCN2 है। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया यहाँ, Ca+2 NCN एंड डबल C डबल N, बीच वाला सेंट्रल न्यूट्रल है। ठीक होगी बात। और नाइट्रोजन आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर बना के दे रहा है। लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट है। क्रायोस्कोपी बोलते हैं लो टेम्परेचर जनरेट करना, लो टेम्परेचर जनरेट करना। अब थोड़ा सा आप सोचेंगे एनसीईआरटी में भी देख ही लेते हैं एक बार, तो देख लो भाई, मना कौन कर रहा है। द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मैंने लिख दिया। इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन कैल्शियम साइनामाइड, मैंने बोला फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। फाइंड यूज वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इनर्ट डाइल्यूट फॉर द रिएक्टिव केमिकल्स है। जो रिएक्टिव केमिकल है, मान लो वो किसी से रिएक्ट कर लेते तो वहां इसको डाल के रख दो, आराम से दोनों सोते रहेंगे। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम्स एंड इन क्रायोस्कोपी। तो अगर स्पेसिमेन प्रिजर्व रखने हैं तो उसी को क्रायोस्कोपी बोल रहे हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन में आप उसको रख सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि सोडियम अजाइड राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सोचो ना, इंटेक्स क्वेश्चन को, एग्जांपल को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं लोग, पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं लोग। जैसे बेरियम अजाइड को हीट करके प्योर नाइट्रोजन मिल रही है, तो पेपर में क्वेश्चन बनता है इस पर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड गिव्स डाइनाइट्रोजन, ये आपको दिया है। व्हाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड है, 941 किलो जूल पर मोल उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो इनर्ट तो इसने होना ही होना था।
लो जी, अब हम चलते हैं हमारे फेवरेट अमोनिया की तरफ। शुरू करते हैं जी। लो जी, आपकी फेवरेट गैस आ गई है अमोनिया। तो अमोनिया को बनाने का तरीका तो एक सिंपल है, जैसे आप जानते हैं कि अगर आपने बायो पढ़ी है तो आप यूरियोटेलिक हैं, है ना। ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, मेमिलियंस आर यूरोटेलिक। तो जो वो यूरिया अपने यूरिन सिक्रेशन में बाहर निकालता है ना, तो साथ में वाटर से वो डिकम्पोज होकर, वाटर से डिकम्पोज पहले तो क्या करेगा, वो अमोनियम कार्बोनेट में बदलेगा। अगर आप एक काम मैं और कर रहा हूं, मैं ना एनसीईआरटी के जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनकी रिएक्शंस इकट्ठी कर रहा हूं एक जगह पे ना, उनकी रिएक्शंस इकट्ठी कर रहा हूं। वो एक पूरा पेज बन जाएगा, फिर उसको एक फास्ट रिवीजन में हम लोग पढ़ लेंगे। तो एक बहुत अच्छी तैयारी हमारी रिएक्शंस की भी हो जाएगी। बच्चों को डर लगता है कि ये रिएक्शन हमें याद ना हो, याद नहीं करनी है, समझना है, जिससे आप उस जगह जाकर परफॉर्म कर पाए। मैं मानता हूं ये मुश्किल काम है, 4-4 सब्जेक्ट है आपके पास, लेकिन हम साथ भी तो दे रहे हैं ना आपका। तो यूरिया वाटर अमोनियम कार्बोनेट बना, अमोनियम कार्बोनेट बना, वो डिकम्पोज होकर अमोनिया वाटर CO2 दे रहा है। तो अमोनिया का पहला सोर्स तो आपके पास यूरिया हो गया है। और दूसरा आपको पता ही है कि जितने भी मेरे पास वो सोल्ट हैं जो स्ट्रोंग जो स्ट्रोंग एसिड वीक बेस के बने, स्ट्रोंग एसिड वीक बेस के, ये स्ट्रोंग एसिड वीक बेस, स्ट्रोंग एसिड वीक बेस, स्ट्रोंग एसिड वीक बेस। तो वीक बेस को जब बाहर निकालना हो, वही सेम सोलवे प्रोसेस में हुआ। सोलवे प्रोसेस में अगर मुझे अमोनिया की रिकवरी करनी है, सोलवे प्रोसेस में अगर मुझे अमोनिया की रिकवरी करनी है, सोलवे प्रोसेस में अमोनिया बाहर करना है, तो मैंने उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, और जैसे स्ट्रॉन्ग बेस गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड से चिपक गया, वीक बेस बाहर हो गया। तो यही हुआ है। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, और जैसे स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे अमोनिया रिलीज हो जाएगी। एक दूसरा तरीका ये हुआ कि दो सॉल्ट्स विच आर मेक बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस रिलीजेस द अमोनिया। फिर आपका फेवरेट एक है ही, आपको पता है, हेबर प्रोसेस बोलते हैं। लार्ज स्केल पे अगर आपको अमोनिया का प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल पे अगर आपको अमोनिया का प्रोडक्शन करना है, तो आपको N2 3H2 अमोनिया की रिएक्शन करवाइए, N2 3H2 से अमोनिया बन जाएगा। और यहां टेम्परेचर देखिए, रिएक्शन नेचर वाइज एक्सोथर्मिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जब आप एंड में होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के एंड में जब आप होंगे, तो भी आपको ये बात वहां सुनने को मिलेगी। तो आपने करना क्या है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, हेबर्स मेथड है, N2 3H2 से अमोनिया बना। टेम्परेचर आपको यहां एक्सो होने से कम रखना है, लेकिन उतना कम मत कर देना कि रिएक्शन प्रोसीड ही ना करे। तो टेम्परेचर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जैसे एक निकम्मे और एक बिल्कुल ऐसे बॉन्ड जो टूटने पे नहीं आ रहे, उनको तोड़ा गया। तो N2 टूटा, हाइड्रोजन टूटा, तो वहां टेम्परेचर इनिशिएट करने के लिए हाई चाहिए ही चाहिए। प्रेशर हमें मेन फेवर कर रहा है, क्योंकि 4 मोल 2 मोल में बदलते हैं। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब भी किसी के 4 मोल 2 मोल में बदलेंगे, तो प्रेशर आपको वहां बढ़ाना ही पड़ेगा। हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन दोज रिएक्शंस विच आर नेगेटिव डेल्टा Ng। लो जी, तो मोलिब्डेनम यहाँ प्रमोटर का काम करता है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। लेकिन आजकल जो नए एरा में हम चल रहे हैं, तो वहां हमने हमने कैटलिस्ट Fe2O3 K2O ऑक्साइड्स ले लिए हैं, ऑक्साइड्स पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का, आयरन का। तो ये मुझे इक्विलिब्रियम के अटेनमेंट में हेल्प करते हैं, इक्विलिब्रियम के अटेनमेंट में हेल्प करते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैंने बच्चों को बोला 30 सेकंड में जल्दी से इसको संभाल लो मोर्चा, हम ही संभाल लेते हैं। हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाई प्रेशर हुआ। उसके बाद यहां कैटलिस्ट रख दिया गया है, जो नया एरा है उसके अंदर कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड Al2O3 K2O। टेम्परेचर भूल कर भी ज्यादा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो रिएक्शन में रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन इतना जरूर रखना कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाएं। तो यहाँ N2 3H2 से अमोनिया बना, ये सब मिलकर अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी होएगा। वो लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ मिल रहा है, और जो अनरिएक्टेड है वो रिसाइकल हो जाएंगे, रिसाइकलिंग उनकी हो जाएगी। तो अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तब तो इसकी कोई खतरनाक नीड मुझे नजर आती है, अदरवाइज मुझे इसकी कोई खतरनाक नीड नजर नहीं आती है। लो जी, अब प्रॉपर्टीज पढ़ लें। ये अमोनिया अगर लेबोरेटरी कभी गए हो, तो ये कोई स्पेशल स्मेल नहीं, स्पेशल कलर नहीं होता, इसका कलरलेस है। स्मेल इसकी बड़ी गंदी है, किसी पब्लिक यूरिनल के आसपास से निकली आपको खुद ही फील हो जाएगा। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से लिटिल बिट हाई हो गया, 17 मोलिकुलर वेट के साथ में ठीक ठाक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से
ठीक ठाक सा एफईबी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। ज्यादा क्यों है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इतना ज्यादा भी नहीं है, रूम टेम्परेचर ज्यादा नहीं, रूम टेम्परेचर पे तो गैस ही है। अच्छा जी, फिर आपसे कोई पूछेगा इसका हाइब्रिड स्टेट, आप बोलोगे sp3, कितने सिग्मा 3, लोन पेयर कितना 1, शेप कैसा पिरामिडल, कौन सा रूल लगाया VSCPRT। पानी में सोल्युबिलिटी क्यों हुई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया पानी से मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हेनरी लो इस पे लगता नहीं है। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में जा रहे हैं, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में जा रहे हैं तो वहां जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका ग्रुप रिएजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका ग्रुप रिएजेंट है। तीसरे ग्रुप में 3 मेंबर है फेक, Fe+3 एल्यूमिनियम +3 क्रोमियम +3, Fe+3 एल्यूमिनियम +3 क्रोमियम +3। इन तीनों की टेस्टिंग करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका ग्रुप रिएजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका ग्रुप रिएजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका ग्रुप रिएजेंट है। इनको क्या करेगा वो, जो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इन तीनों सोल्ट्स पे जाकर, इन तीनों सोल्ट्स पे जाकर मैंने यहां कोड बना रखा है फेक BWG, आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम, आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम, आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम। उनमें जब ये जाएगा तो आयरन का FeOH होल थ्राइस पीपीटी, Al का AlOH होल थ्राइस पीपीटी, क्रोमियम का CrOH होल थ्राइस पीपीटी, ब्राउन व्हाइट ग्रीन पीपीटी देगा। और जिंक चौथे ग्रुप में उसका भी व्हाइट पीपीटी आपको मिलता है। इसीलिए हम थर्ड ग्रुप में अमोनियम क्लोराइड डाल के चलते हैं ताकि बल्क ऑफ हाइड्रोक्साइड ना जाए। तो ये क्वालिटेटिव की बात है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो छोड़ दो। अभी इतना दिमाग लगाओ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे किस काम आ रहा है। ग्रुप 3 के 3 BWG कलर में फेक को प्रेसिपिटेट करने में काम आ रहा है, और चौथे ग्रुप के क्वालिटेटिव एनालिसिस के चौथे ग्रुप में जो जिंक है उसको व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिलने में हेल्प कर रहा है। बाकी ये भाई साहब लुईस बेस है, आपको पता है पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने पढ़ डाला, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। ये सी जिसका सेंट्रल मेटल एटम हमारा डी ब्लॉक का हो या साइज में स्मॉल हो, जिसका चार्ज ज्यादा हो, उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने में हमारी हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में हमारी हेल्प करता है। बाकी यूजेस की बात अगर हम कर लें तो ये हमें फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट बनाने में हेल्प कर रहा है, एंड सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में बनाने में भी हमारी हेल्प कर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट वन बीइंग नाइट्रिक एसिड, लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट। बीइंग नाइट्रिक एसिड लाइक लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। HNO3 बनाने में मेरी हेल्प कर रहा है, मैं आगे आपको ओस्टवाल्ड मेथड में सिखाऊंगा। अमोनिया लुईस बेस क्यों है भाई साहब, इस पे लोन पेयर पड़ा हुआ है। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, प्रेशर बढ़ाओ, कैटलिस्ट रख दो, टेम्परेचर के साथ पंगा ज्यादा लेना मत। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ Copper+2 मेक्स द कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, मेक्स द कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। और आपको शायद पता हो Copper+2 के साथ, Copper+2 के साथ अमोनिया ने इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जनरेट करना है। ठीक है जी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तरफ बढ़े हम लोग अब। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात हम शुरू कर रहे हैं। तो 5 ऑक्साइड, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि नाइट्रोजन की मेरे पास अवेलेबल है, N2O, NO है, N2O3 है, N2O4 है और फाइनली N2O5 है। स्टार्ट के 2 न्यूट्रल हैं, बाद के 3 मेरे पास कैसे हैं जी, नेचर वाइज एसिडिक है। तो नजर मार लें भाई, सबसे पहले हम इस पे नजर मारें। इसमें मैंने थोड़ा टेबल में काम किया हुआ है। देखो जी, पहला N2O है, जिसको आप लोग लाफिंग गैस बोलते हैं डेंटिस्ट्री में, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं माइनर ऑपरेशन या सर्जरी के केस में। तो ये हो गया आपके पास N2O। और इसको बनाने का तरीका, पुराना हमारा रूल चला दो कि जब आप NH4NO2 को हीट करते हो तो मैक्सिमम पानी निकाल दो। अब आप NH4NO3 को हीट करोगे तो पानी मैक्सिमम तो 2 ही निकल सकते हैं ना, तो एक N2O इसमें बच जाना है, N2 इसमें बच जाना है। ये कलरलेस गैस है, न्यूट्रल नेचर की है। और बनाने का तरीका मैंने बताया, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना है। अमोनियम नाइट्राइट को तो नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रेट से लाफिंग गैस बनती है। अच्छा जी, अब मुझे NO बनाना है। देखो कई जगहों पे NO बाई प्रोडक्ट थी हमारे पास ना, कई जगहों पे NO हमारे पास बाई प्रोडक्ट थी। तो बाई प्रोडक्ट में चेक कर ले, जैसे आपके पास NaNO2 है, FeSO4 है, मीडियम एसिडिक करवा दिया आपने, वो FeSO4 को यहां ऑक्सीडाइज करता हुआ फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
तो कोई स्पेशल काम तो हुआ नहीं है। तो बस आपको ये समझना है कि जो आपका NaNO2 था, NaNO2 था, वही जैसे NaNO2 FeSO4 H2SO4, तो मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चे के लिए कि ये जो सल्फेट सल्फेट है ये तो यहां से मट जाएंगे, यहां से मट जाएंगे। स्पेक्टेटर है, रेडॉक्स चैप्टर के अकॉर्डिंगली जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता उनको स्पेक्टेटर बोलते हैं। तो जो आपका NaNO2 है +4 ऑक्सीडेशन नंबर, वही +2 ऑक्सीडेशन नंबर में बदला हुआ है, और तो कुछ स्पेशल इसमें हमने किया नहीं है। कलरलेस है और न्यूट्रल गैस है आपके पास। चलिए, इसके बाद आपका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन ट्राई। पहले दोनों न्यूट्रल है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें नोट्स बनाकर। N2O3 आपका एसिडिक है, ये आपके पास एक ब्लू सॉलिड है, एसिडिक नेचर का है। NO2 और N2O4 में बस एक ही फर्क है, NO2 मोनोमर है, N2O4 डाइमर है। N2O4 डाइमर है, NO2। अब एक NO2 पे नजर मारें, जब NO2 पे आप नजर मारेंगे ना, तो NO2 के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड में निकलेंगे। ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है। 7 + 8 आपके पास 23, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डाइमर बना लेगा, ये डाइमर बना लेगा। और इसके अलावा ये पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा, कलरफुल भी हो जाएगा, ठीक है ना। लो जी, ये आपका NO2 हो गया जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका डाइमर N2O4 है, तो नाम भी पता चल गए। N2O3 एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, यहाँ N2O3 एक एनहाइड्राइड है नाइट्रस एसिड का, वो मैं भी बोलने वाला हूं आपको। तो ब्राउन गैस, ये कलरलेस आपका N2O4 सॉलिड या लिक्विड हो जाएगा, एसिडिक नेचर का है। और N2O5 के बारे में बार बार हम पढ़ते रहे, एसिडिक तो है ही। अब चेक करते हैं जी, अगर ब्लू सॉलिड आपको N2O3 बनाना है, तो ये आपके पास N2O4, ये NO जो पिछले में बना, जो कितना आसान है, सेकंड और फोर्थ को यूज करके थर्ड बन रहा है, सेकंड और फोर्थ को यूज करके थर्ड बन रहा है 250 केल्विन पे। लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आउट ऑफ द फोर विच ऑन हीटिंग गिव्स द NO2। तो याद करें, फर्स्टे के नाइट्रेट्स को हीट करने से आपको सिर्फ लिथियम को अगर छोड़ दूं तो NO2 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 के चांस कहीं नहीं है। जैसे KNO3 को हीट किया तो KNO2 प्लस ऑक्सीजन, सोडियम नाइट्रेट को हीट किया NaNO3 प्लस NONO3 ने NaNO2 प्लस ऑक्सीजन, सिर्फ लिथियम का नाइट्रेट है जो आपको NO2 देता है, वैसे ही लेड का नाइट्रेट NO2 दे रहा है। इसके बाद ये डाइमर है, इसके बाद P4O10 एक पावरफुल डी हाइड्रेटिंग एजेंट है। इन भाई साहब ने HNO3 का पानी निकाल लिया, आपके पास एक नाइट्रिक एनहाइड्राइड बन गया, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। अगले पेज पे श्योर ये आपको मिलेगा कि जो बाद के 3 एसिड है, N2O3 N2O4 N2O5, ये तीनों के तीनों एनहाइड्राइड्स हैं। किसके एनहाइड्राइड है? पहला वाला N2O3 एनहाइड्राइड ऑफ द नाइट्रस है, अगले वाला मिक्स्ड है नाइट्रस नाइट्रिक, उससे अगले वाला नाइट्रिक है। लो जी, यहां स्ट्रक्चर की बात चल रही है, तो N2O लाफिंग गैस है, सिंपली इसको N ट्रिपल बॉन्ड N लिखकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O भी दे सकते हैं, N ट्रिपल N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O भी दे सकते हैं। NO बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 है, ये ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 7 + 8 5, 7 + 8 15, ठीक है जी। फिर अगर आप स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना ही चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना ही चाहते हैं, तो NN डबल बॉन्डो एक डोनेट कर दो, अगली बार दूसरा डोनेट कर दो, उससे अगली बार ये वाला हटाकर ये डोनेट कर दो, तो ये आपका N2O5 बन जाएगा, N2O5 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में जो बात जा सकती है वो ये है कि आपने इनके स्ट्रक्चर सीखने, तो N ट्रिपल N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पर। होगी बात? अब तो रब हो गया, इसको वापस क्रिएट कर देते हैं, अब आएगा नहीं ये, तो यहाँ ओल जोड़ दिया गया है, N ट्रिपल N कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाइक ओजोन बनता है ना जैसे, वैसे, ठीक हो गया। और ये N2O3 हो गया, ये NO2 हो गया, इसका डाइमर N2O4 हो गया, और फिर N2O5 का स्ट्रक्चर अभी आपके सामने आ ही जाएगा। तो बीच में किसी बच्चे ने डिमांड की होगी सर इनर्ट पेयर इफेक्ट सिखा दो, तो मेरा कहना होता है कि ग्रुप नंबर 13, 14, 15 तक ये इफेक्टिवली नजर आता है। क्यों?
क्योंकि 80 नंबर पे मरकरी खत्म होकर लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन अभी काम कर रहा है। तो थीलियम, लेड एंड बिस्मथ, जिसपे मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करवाना होता है, दिस पेयर डजंट पार्टिसिपेट। कौन सा वाला? NH2, NH2 ये वाला पर्टिकुलर हमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता हुआ ना दिखे, तो इसको बोल दिया गया पेयर बिकम्स इनर्ट, पेयर बिकम्स इनर्ट, पेयर बिकम्स इनर्ट, पेयर बिकम्स इनर्ट। 15वां ग्रुप कर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और करना भी चाहिए आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये वाला। और ये हैवी मेटल्स ऑफ द पी ब्लॉक में दिखता है, सबका करेक्टर नहीं है। थेलियम ने +3 की जगह +1 शो करना है, थीलियम की जगह लेड ने +4 की जगह +2 शो करना है, और जो इसके बाद है बिस्मथ उसने +5 की जगह +3 शो करना है। ठीक है जी, ये आपका NO2, N2O4 और N2O5 के स्ट्रक्चर हुए, NON के बीच में ब्रिज डाल दिया गया है। ठीक है ना? तो इनके स्ट्रक्चर्स पे एक बड़ा सिंपल फंडा मैं वापस आपको बता रहा हूं कि आपने N बॉन्ड बना देना है, और चाहो तो थोड़ा सा इसको लेंथी कर दो जिससे थोड़ा सा काम करना आसान हो जाए। डबल ओ, ये लो जी N2O3 आपका ब्लू कलर का सॉलिड बन जाएगा। ये N2O4 बन गया, और जैसे ही आपको लगता है आपने N2O4 खट से इसको हटाओ, बीच में ऑक्सीजन डाल दो, ये आपका N2O5 बन गया। तो आपके लिए इस आपको सीखना बड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आपको सुनते रहना पड़ेगा, और साथ में नोट्स बना लो अगर आप एग्जैक्ट काम करना चाहते हो। तो वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड जो N2O5 है सॉलिड, वो नाइट्रोनियम नाइट्रेट, इसमें एक्चुअल हाइड्रोजन स्टेट क्या थी? sp2। कोई बच्चा बोलता सर NO2 में निकाल के बताओ, तो मैं NO2 में हाइब्रिड स्टेट निकाल ही नहीं सकता, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मैं उसका डाइमर बनाऊंगा। NO2 में मैं हाइब्रिड स्टेट निकाल नहीं सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, पहले मैं उसका डाइमर बनाऊंगा N2O4, फिर उसके अंदर मुझे सिग्मा पाई बॉन्ड गिनकर सिग्मा जितने 3 आएंगे sp2 हाइब्रिड वो हो जाएगा। सॉलिड N2O5 एग्जिस्ट करता है NO2 प्लस और NO3 माइनस में। नाइट्रेट बाद वाला है और नाइट्रोनियम पहले वाला है, नाइट्रोनियम नाइट्रेट इसको बोल सकते हो। तो मैं इसको 2022 के लिए सेंसिटिव जोन के अंदर डाल रहा हूं, 2022 के लिए सेंसिटिव जोन में डाल रहा हूं। लो जी, डाइमराइज क्यों हो रहा है? वही सेम क्वेश्चन जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। तो आपका आंसर है भाई साहब, इसके पास एक यूपी पड़ा हुआ है, दैट्स वाइड ये डाइमराइज हो रहा है। कह रहे जी N2O5 का स्ट्रक्चर बता दो, सेंसिटिव जोन है NON, बाकी दोनों तरफ सेम स्पीसीज जोड़ दो, स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कई बार जो क्वेश्चन पूछते ही देखो, सेंट्रल O एटम ऑफ द N2O5 इज sp3 हाइब्रिड बट इट्स बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन 109। तो भाई इसकी वजह है, पीछे देखो। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखना चाहो, लो जी, अगर आप सेंट्रल को देखो sp3 है, बिल्कुल है जी। sp3 के बाद ये बॉन्ड एंगल 112, ओए ये तो 109 से भी क्रॉस कर गया। तो इतने बड़े बड़े ग्रुप जब जुड़े होंगे तो इसके बीच में रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। किसका? N2O5 का। ये आपका फेवरेट नाइट्रिक एसिड आ गया, क्लियर? ये आपका फेवरेट नाइट्रिक एसिड आ गया। नाइट्रिक एसिड को बनाने का तरीका क्या है? चलिए सर्च मारते हैं, नोट्स जरूर लिख लेना भी साथ साथ में। तो सबसे पहली बात, नाइट्रोजन ने ऑक्सो एसिड्स बनाई हैं। पहला वाला H2N2O2 है, इसको हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं। आप एनसीईआरटी लाइन 12 में नोट्स में चेंज कर दी है। अब आप अगर थोड़ा सा भी विल दिखाते हो ना, तो मुझे लगता है पी ब्लॉक एलिमेंट पे आपकी कमांड हो सकती है। HNO2 नाइट्रस एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। अमंगस्ट देम HNO3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसका डिस्कशन करेंगे। पहला तरीका, नाइट्रेट्स जहां ओरिजिनली नाइट्रेट पड़े हुए हैं, KNO3 NNO3 उसमें डालो एसिड, KNO3 NNO3 उसमें डालो एसिड, खट से आपके पास HNO3 मिल जाएगा। ये तो ये हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट था, पानी में डाल दोगे तभी भी HNO3 आ जाएगा। लार्ज स्केल पे बना रहा हूं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ओस्टवाल्ड मेथड। और मैं बच्चों को कई बार बोलता भी हूं क्या, कि अगर आपके पास कोई नेम आ रहा है, जैसे कास्टनर कैलनर सेल NaOH बनाने का, सोलवे प्रोसेस आपका Na2CO3 वॉशिंग सोडा बनाने का, ओस्टवाल्ड टेक्निक आपका HNO3 बनाने का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाने का, डेकोन्स प्रोसेस क्लोरीन बनाने का, इनका भी एक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है, ओस्टवाल्ड टेक्निक है। आपको पीछे अमोनिया में बताया था, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जनरेट करने में अमोनिया काम आती है। तो वहां एक कोड सिखाया बच्चों को, 4546 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन
4NO 6 वाटर, और जो NO बना वो 9 बार पे, 9 बार प्रेशर पे, 9 बार प्रेशर पे O2 से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो गया और इससे बना आपका NO2। और जैसे NO2 बना, एक और सीखो, NO को ऑक्सीडाइज करते हो तो ये आप एक विनर जोन में चले गए हो, क्योंकि NO2 का फर्दर वाटर से रिएक्शन होकर HNO3 बनना ही बनना है। लेकिन एक बात आप चेक करें, ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन है, +4 का +5 में कन्वर्जन, +2 में कन्वर्जन। अगर वो पूछ ले फाइनल स्टेप ऑफ द ओस्टवाल्ड मेथड टू प्रोड्यूस HNO3, इज इट द डिसप्रोपोर्शनेशन, योर आंसर शुड बी यस, क्योंकि NO2 का +4 ऑक्सीडेशन नंबर +5 और +2 में बदला हुआ है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर +5 और +2 में बदला हुआ है। क्लियर होगी बात? NO2 5 में और 2 में बदला हुआ है। तो कुल मिलाकर हमें जो NO वापस मिल गया उसको सेकंड स्टेप में रिसाइकल कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो पहला तरीका, इनके जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट्स है, मतलब नाइट्रेट्स है, उस पर पानी डाल दो या HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, खट 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 HNO3। दूसरा, हमारे पास 4546 का कोड बनाकर NO बना लो, NO का ऑक्सीडेशन करवा दो 9 बार पे, NO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, पानी के साथ बन जाएगा HNO3 NO को रिसाइकिल करवा दो आप। लो जी, कॉन्सेंट्रेशन HNO3 की 68% बाई मास मिलती है, लेबोरेटरी ग्रेड का है, ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है, 68% 32% पानी है, इसके आगे इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया नहीं जा सकता है। अगर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करवा सकते तो 98% H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के टच में लेकर आओ, जिससे ये 98% तक प्योर हो जाएगा। अगर आप 68% HNO3 को, जो लेबोरेटरी ग्रेड का है, एजोट्रोपिक मिक्सचर है, उसको एग्जैक्ट प्योरीफाई करना चाहते हो तो फिर आपकी टेक्निक क्या है? उसके लिए आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है, वो डिहाइड्रेशन, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? एजोट्रोपिक मिक्सचर है, एजोट्रोपिक मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, प्रॉपर्टीज में HNO3 कलरलेस है, इसका सेंट्रल sp2 हाइब्रिड 120 डिग्री का है। क्लियर ना? और एक छोटी सी बात जो मैंने यहां हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये देखो जी, जब भी कभी मैं दो यहां कोऑर्डिनेट, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला है ना, ये डबल बॉन्ड है, तो दो जब बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, उनके बीच रिपल्शन होएगा तो बॉन्ड एंगल वहां बढ़ जाएगा। 120 की जगह ये बॉन्ड एंगल 130 आ रहा है, 130 आ रहा है, जो अपने आप में एक कमाल की बात है। ठीक होगी बात? एक्वस सॉल्यूशन, वो आपको पता है आयनिक इक्विलिब्रियम से, ये भाई साहब एसिडिक नेचर में तो है ही, एसिड बेस हाइड्रोनियम नाइट्रेट बन गया। इसका ई नोट 0.96 जो मुझे एनसीईआरटी से याद है, इसका ई नोट, तो भाई साहब एक अलग ही स्वैग शो कर रहे होते हैं। इनका अलग ही स्वैग पता है क्या है? एसिड के साथ साथ में, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और मेटल्स पे अटैक करके, मेटल पे इजिली ये HNO3 अटैक कर करके उनको ऑक्सीडाइज किनको नहीं कर सकता? आपके प्यारे प्यारे नोबेल मेटल्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम। लेकिन गोल्ड को भी मैं घोल सकता हूं, वो घोल सकता हूं एक्वा रेजिया, 3 पार्ट्स ऑफ HCl 1 पार्ट ऑफ HNO3। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो इसके नोट जरूर बना लेना। नाउ ये जोन जिसको मैं इंपोर्टेंट पावर 23 बोलता हूं, एवोगैड्रो के बराबर का इंपोर्टेंस है, इसका इंपोर्टेंस पावर 23 बोलता हूं, है क्या भाई? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां आ रहा हूं, इसको समझना, नोट्स हर एक कोई बना हुआ है। पहली बात, एक्वारेजिया में 3HCl HNO3 है, इसमें एटॉमिक नेसेंट क्लोरीन बनती है, जो नेसेंट क्लोरीन बनेगी वो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसोल्व कर लेगी। अच्छा जी, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है? बिल्कुल करता है जी, कॉपर जिंक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा रट्टे मत मारना। सुनो, दो टाइप के H2SO4 यूज, HNO3 यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। ठीक है जी, जब आप डाइल्यूट यूज करते हो ना पुत्र जी, तो डाइल्यूट के साथ आपको लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है, और कॉन्सेंट्रेट के साथ हायर का, और इधर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का आपको ऑक्साइड मिलता है। ठीक होगी बात? अब सुनिएगा, कॉपर डाइल्यूट HNO3 है, तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड मिलना ही मिलना था। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, जिंक और कॉपर में खतरनाक डिफरेंस है। जिंक में और कॉपर में एक खतरनाक डिफरेंस है।
कॉपर का ई नोट 0.34 वोल्ट है, इसका माइनस 0.76 वोल्ट है, जिसका ई नोट प्लस में है, जिसका ई नोट प्लस में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भाई साहब पता है क्या हुआ, आपके पास जब जिंक यूज कर रहे हो तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का NO बनने के चांस है ही नहीं। क्या बनेगा? N2O। तो पहले तो अपना दिमाग लगाओ, N2O है, NO है। जब मैं कॉपर यूज कर रहा हूं, कॉपर, तो कॉपर जब मैं यूज कर रहा हूं, कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मान लीजिए N2O बना, लेकिन वो इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट हो गया? NO में, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का सेकंड। लेकिन जब मैं जिंक लेकर चला तो NO बन भी गया अगर, तो उसको रिड्यूस करके वो N2O पे ले आएगा, लाफिंग गैस पे। बाकी कॉपर कॉन्सेंट्रेट के साथ, जिंक कॉन्सेंट्रेट के साथ एक हरकत सेम कर रहा है, NO2 ब्राउन कलर की गैस बना रहा है। तो आपको देखना क्या है, कॉपर विद डाइल्यूट HNO3 क्या कर रहा है, कॉपर विद डाइल्यूट HNO3 क्या कर रहा है। अगर कॉपर है तो आप NO पे जाओगे, जिंक है तो आप N2O पे आओगे, और रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। और आप मेरे इस ट्रिक को लेकर चलो, कॉन्सेंट्रेटेड लोअर ऑक्सीडेशन को फेवर करता है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर को फेवर करता है, और डाइल्यूट लोअर ऑक्सीडेशन नंबर को फेवर करता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। लो भाई, अगर मैं आयोडीन से रिएक्शन करा रहा हूं, वैसे आपको पता है क्रोमियम, एल्यूमिनियम, HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस पे ऑक्साइड की फिल्म बना देंगे, उस पे ऑक्साइड की फिल्म बना देंगे। Cr2O3, Al2O3 एक पैसिव लेयर बन जाएगी। आयोडीन को आयोडिक एसिड में बदल दिया, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में बदल दिया, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में बदल दिया, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में बदल दिया। ये काम कर रहा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप लेबोरेटरी में जाओ तो वहां आपको एक नाइट्रेट का टेस्ट मिलता है, वहां आपको एक नाइट्रेट का टेस्ट मिलता है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं उसको, ब्राउन रिंग टेस्ट। एक भी वर्ड मैंने एनसीईआरटी का छोड़ा ही नहीं है, छूटने ही नहीं दिया। बस आपकी थोड़ी विल चाहिए। ग्रुप नंबर 15 बड़ा भी है, ये आपको पता है। ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये नाइट्रेट का टेस्ट है। पहली बात, आपने जो सोल्ट आपको टीचर देता है, NaNO3, KNO3 एटसेट्रा, जो भी है नाइट्रेट का सोल्ट, उसमें FeSO4 टपका दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, तो होएगा क्या? FeSO4 डॉट NO, या तो इसको ऐसे लिख दें, या FeH2O होल 5 NO कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दें, FeH2O होल 5 NO SO4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे इसको आप लिखोगे तो आपको ये ब्राउन कलर का एक रिंग मिलता है, FeH2O होल 5 NO सल्फेट, ब्राउन रिंग मिलती है। और इसमें NO का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1, वैसे NO 0 है, नाइट्रोसिल, लेकिन ये अपना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसको बोलते हैं लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। लीगेंड ने मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो गया, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसी वजह से इसमें क्या अपीयर हो जाता है? कलर। तो यहां NO को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर मानते हैं। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, NO ने अपना लोन पेयर आयरन को देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट किया, किसको? Fe+2 को, और उसको Fe+1 में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका जो कलर आया वो आया आपके पास ब्राउन। ठीक है जी, ये देखो सारा लिखा हुआ है एक एक बात को। FeH2O होल 5 NO, NO इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, NO से NO प्लस में कन्वर्ट हो गया, NO प्लस में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, Fe+2 Fe में +1 में कन्वर्ट हो गया, और इससे जो नेट चार्ज इस पर है वो +2 ही रहेगा, और सल्फेट इसे चिपका रहेगा, LMCT। हाँ जी, अगर हम HNO3 के यूजेस की बात करें तो HNO3 भाई साहब बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, टोलुइन, ये सब हमारे ऐसे एक्सप्लोजिव्स हैं जो डेवलपमेंट में यूज होते हैं। अदर मेजर यूजेस, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग में H2SO4 पढ़ोगे ना बच्चे ग्रुप नंबर 16 में, तो वहां भी पिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील वर्ड आएगा। पिकलिंग अगर वर्ड आपको दिक्कत कर रहा है तो ये होता क्या है? पिकलिंग एक प्री पैसिव पैसिवेशन है, किसका? ऑफ ट्रीटिंग स्टेनलेस स्टील पार्ट्स विद एन एसिड सॉल्यूशन। जैसे वो HNO3 है, वैसे HCl और सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, विच कैन रिमूव ऑक्साइड स्केल एंड हीट
टिंट वाइल डिसोल्विंग स्टील फ्लैक्स एम्बेडेड इन द पार्ट। जब कोई स्टेनलेस स्टील का पार्ट किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालना हो तो उसके ऑक्साइड वगैरह हटाओ ताकि वो रस्ट जैसा ना दिखे, नहीं तो कमजोर हो जाएगा ना। तो उसको हटाने का जो प्रोसेस है उसको हमने पिकलिंग बोल दिया है। पिकलिंग मतलब ऑक्साइड हटाने का प्रोसेस है, सिंपल सी बात आप समझ के चले। वो आपको HNO3 ये सब काम करके देगा। पिकलिंग इज अ प्री पैसिविएशन process of treatment stainless steel parts with an acid solution, typically हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक। तो HNO3 को अच्छा पिकलिंग एजेंट नहीं मान सकते क्योंकि इटसेल्फ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए अब हम चलते हैं जी एलोट्रोप्स पे। आपको पता है एलोट्रोप्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखते हैं जी इसके अंदर हमने सारे समेट दिए। एलोट्रोप फॉस्फोरस व्हाइट है जो कि जहरीला है, रेड फॉस्फोरस पॉलीमेरिक है, ब्लैक फॉस्फोरस लेयर्ड है, लेयर्ड लेयर्ड लेयर्ड। पहले रिएक्टिव हुआ, पॉलीमर बना, एंड में जाकर सो गया, लेयर्ड। तो सबसे पहली बात व्हाइट फॉस्फोरस, सारे का फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिड है, 60 डिग्री का एंगल। ओहो ये गड़बड़ हो गया, 60 डिग्री का जो एंगल आया ना इसने इसको हाईली रिएक्टिव बना दिया। ट्रांसलूसेंट है ठीक है, वैक्सी सॉलिड है ठीक है, ये वाटर में नहीं घुलता। तो क्यों घुले भाई, क्यों घुले? ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना पोलर नेचर है। हाँ कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, बेंजीन एटसेट्रा में घुलेगा। और एक बात मैं आपको पहले ही बता, अगर इफ यू वांट टू मेक द फॉस्फीन देन यू शुड रिमेंबर 13313। रिडोक्स चैप्टर में भी 13313 13313 उसको आप जरूर याद रखें। हाँ जी। और पांचवें नंबर पे फॉस्फोरस बड़ा रिएक्टिव है, डार्क में ग्लो करता है, बर्न होने लगता है। एंगल स्ट्रेन की वजह से भाई साहब बड़े टेंशन में है, स्ट्रेन है तो टेंशन में तो आएंगे ही आएंगे, एंगल स्ट्रेन की वजह से बड़े टेंशन में है ये। और क्यों है ये मैंने आपको बताया अभी। ये देखो जी फॉस्फोरस का जो ग्लोइंग नेचर है वो आपको पकड़ में आ रहा होगा। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं फॉस्फोरस डार्क में ग्लो करता है। अब डार्क में ग्लो क्यों करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये रिएक्टिव हो गया, रिएक्टिव होने की वजह से ये बर्न होने लग गया। और ये बर्न होता हुआ मतलब ग्लो देता हुआ फॉस्फोरस है, इसको फोस्फोरसेंस एक वर्ड दे दिया गया है, फोस्फोरसेंस। आप देख ही सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है इधर, क्लियर ना, ये आपको जो यहां दिख रहा है ना ये फोस्फोरसेंस आपको दिख रही है, ये फोस्फोरस के ग्लो होने का नेचर है डार्क के अंदर। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ पाएंगे तो। लो जी रेड पी की बात कर लें, सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। रेड पी की बात कर लें, बिल्कुल कर लो जी। क्या ये पॉलीमेरिक है? बिल्कुल है जी। किससे बनता है? व्हाइट पी से बनता है। कैसे बनता है? 300 डिग्री पे हीट करने से। 300 डिग्री पर हीट करोगे इसके बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, रेड पी बन जाएगा। और रेड पी पे अगर हाई प्रेशर 12,000 एटीएम डाल दें तो ये एक ब्लैक पी बीटा में जो लेयर्ड स्ट्रक्चर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ब्लैक पी अल्फा बीटा, अल्फा रेड से बनता है, बीटा व्हाइट से बनता है। व्हाइट जो मेरे पास है वो मैंने आपको बताया, व्हाइट पे जितना प्रेशर डालोगे 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 फ्लैट 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 जो हो जाएगा बीटा ब्लैक। बीटा ब्लैक एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। और जबकि अल्फा मेरे पास मोनोक्लिनिक रोम्बोहेड्रल टाइप का है, ये आपके व्हाइट फॉस्फोरस से ब्लैक से लेकर व्हाइट से लेकर व्हाइट को अगर पढ़ा पड़े तो येलो भी आ जाता है, कोई येलो अलग से नहीं, कोई एलोट्रोप है। तो व्हाइट रेड और फिर ब्लैक है, व्हाइट से रेड बना, व्हाइट से ब्लैक भी बना और रेड से भी ब्लैक बना। लेकिन जो रेड से बना वो अल्फा फॉर्म बना, और जो लस्चर वाला जो मेटेलिक लस्चर वाला बना वो आपका बीटा बना और व्हाइट ने बनाया। और वो 12,000 एटीएम के आसपास बनाकर दिया, 12,000 एटीएम के आसपास बनाकर उसने दिया। ठीक है जी, व्हाइट बीटा रेड 803 पे अल्फा, ये मैंने लिखा है। चलो जी अब इसमें कुछ खास बात और अगर आपको देखनी हो तो दोनों के दोनों फास्फोरस जब भी हीट किए जाए ऑक्सीजन के साथ तो P4O10 देंगे देंगे, इसके अलावा तो इनके पास कोई इलाज ही नहीं बचता है। ठीक है, और जो रेड पी है वो जहरीला नहीं है, रेड पी पॉइजनस नहीं है, रेड पी पॉइजनस नहीं है, जबकि व्हाइट पी पॉइजनस है और रिएक्टिव भी है। और ये देखो ना ये रेड पी लिखा, रेड पी को नॉन पॉइजनस लिख दिया गया है। आयरन ग्री लस्चर इसमें आती है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, बस आप थोड़ा हिम्मत करके इसको पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। बस अब आप एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और फोस्फीन आ गया। फोस्फीन के बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, देन आफ्टर एक दो क्वेश्चन आएंगे, फिर फोस्फोरस के दो हेलाइड्स आएंगे, और फोस्फोरस के दो हेलाइड्स के बाद फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस है, और आप अप्रोक्सीमेट एंडिंग की तरफ बढ़ जाओगे।
ठीक है जी, ग्रुप नंबर 16 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कूल होके आप सुनो, तो ये ग्रुप नंबर 15 हमारा यहां एंड हो जाएगा। आओ जी, मुझे फोस्फीन बनाना है, कहते बनाओ जी फोस्फीन। कौन मना कर रहा है आपको फोस्फीन बनाने से? तो फोस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फोस्फाइड। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था। अगर मैं सेकेंड डे के नाइट्राइट्स को यूज करूं, उनका पानी से रिएक्शन करवाऊं, तो वो सारे के सारे मुझे अमोनिया देते हैं। सिमिलर वे में अगर मैं कैल्शियम के फोस्फाइड को एच डोनर चाहे वो पानी हो, H2SO4 हो, HCl हो, से रिएक्शन करवाऊं, तो मुझे फोस्फीन फोस्फीन। और फर्स्ट डे सेकेंड डे के बारे में एक बात बड़ी फेमस है। फर्स्ट डे सेकेंड डे के बारे में एक बात बड़ी फेमस है। फर्स्ट डे सेकेंड डे के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, क्या? कि जब भी इनको पानी मिलता है, ये हाइड्रोक्साइड ही बनाने लगते हैं। बाकी आपका फेवरेट 13313 फोस्फीन बनाने का तरीका भूल ही नहीं सकते। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। 13313 ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। फोस्फीन प्योर फॉर्म में जलती नहीं, इम्प्योरिटी आ जाए तो ये जलने लगती है। इम्प्योर फॉर्म में फोस्फीन HI से फोस्फोनियम आयोडाइड। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इफ यू हैव द सोल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्वे प्रोसेस में भी रिकवरी ऑफ अमोनिया हुई थी, वहां अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें तो फिर फोस्फीन बाहर आ जाएगी, वीक बेस बाहर आ जाएगा। फोस्फीन कलरलेस गैस है, रोटन फिश स्मेल है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जहरीली है, पहले ही बताया जा चुका है आपको। HNO3 क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में ये एक्सप्लोड करती है क्योंकि अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है। pH3 वैसे भी स्टेबल नहीं था, -3 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो मुश्किल से थोड़ी बहुत घुलेगी पानी के अंदर। द सॉल्यूशन ऑफ pH3 इन वाटर डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में भाई साहब टूटने लगते हैं। अगर आपको हाइड्राइड याद है, अगर आपको हाइड्रेट स्टार्ट के आधे घंटे के अंदर, तो जैसे ही मुझे 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स मिलेंगे, उनको मैं अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूंगा तो अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल और पीछे वाला बिस्मथ हाइड्राइड सबसे कम स्टेबल है। तो लाइट की प्रेजेंस में हमारा फोस्फीन टूटने लगता है, अमोनिया के साथ ये खतरा नहीं है। फोस्फीन वैसे उतना स्टेबल हाइड्राइड तो हुआ नहीं, तो कॉपर सल्फेट के साथ, मरकरी के साथ इन भाई साहब ने अपने फोस्फाइड्स बना लिए, क्यूपरिक फोस्फाइड, मरक्यूरिक फोस्फाइड बना लिए। और बार बार कह रहा हूं मैं, बेसिक नेचर ऑफ द अमोनिया इज ग्रेटर देन pH3। pH3 वीक बेस है, रीजन आपको पता है, फिर भी थोड़े बहुत सोल्ट ये अच्छे एसिड्स के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना लेता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, होम सिग्नल वाली, क्लियर? स्पोंटेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन द होम सिग्नल। ये क्या है भाई, इसमें बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड को मिक्स करके आप पानी में डाल दें। पानी में जब डालेंगे तो वहां आपको इथाइन, फोस्फीन और इम्प्योरिटी के फॉर्म में P2H4 मिलेगा। वो फोस्फीन का इम्प्योरिटी की वजह से बर्न होगी, अदरवाइज नॉन इन्फ्लेमेबल है। हाँ, और इथाइन उसको बर्न होने में हेल्प करती रहेगी। तो इससे अगर समुद्र में हो, सी में हो आप, तो एक स्टीमर जब उसको पानी में फेंकता है, एक स्टीमर का जो कैप्टन है वो उसको पानी में फेंकता है, तो पानी में होम सिग्नल आने लगते हैं, जिससे सामने वाले को पता चलता है कि एक स्टीमर सामने से आ रहा है। तो ये वार्निंग होती है सामने वाले को सिग्नल देकर। तो मैंने बताया होम सिग्नल में कैल्शियम कार्बाइड यूज करना है, तो थोड़ा सा देख लें, ये तरीका रहता है ना। अगर आप मेरी बात को प्रॉपरली सुन पा रहे हो तो देखो, ये कैप्टन ने क्या किया, एक बोतल के अंदर कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फोस्फाइड को डाल दिया, और ये रेड फ्लेम निकल रही है, सिग्नल है ये, होम्स सिग्नल बोलते हैं इसको। इसके अलावा जो फोस्फीन है, क्लियर ना, इसके अलावा जो फोस्फीन है, ये स्मोक स्क्रीन बनाने में भी काम आती है। जैसे ये आपके पास वोटेक्स रिंग्स आ रही है ना, ये स्मोक आ रहा है जो, तो ये स्मोक स्क्रीन, ये वोटेक्स रिंग्स ऑफ द स्मोक है, ये फोस्फीन है। फोस्फीन का वही तरीका 13313 वाला, फोस्फीन बनाने का वही तरीका 13313। ठीक है, उस तरीके को मैं कई बार बोल चुका हूं, तो आप अपनी कॉपी में उसको हाईलाइट करके हीरो मान के रखें आप, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। तो इट इन वट वे कैन इट प्रूव दैट pH3 इज बेसिक इन नेचर? लोन पेयर डोनेट कर रहा है HI के साथ और HBr के साथ को सोल्ट बना रहा है। बॉन्ड एंगल pH4 का हायर है, भाई लोन पेयर डोनेट हो गया, इसका सारे बॉन्ड पेयर हो चुके हैं। When pH3 reacts with an acid, what is formed? सोल्ट बनेगा, जैसे भी बताया मैंने अभी आपको। What happens when white P is heated with concentrated NaOH? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन 13313 ये होम सिग्नल, और ये आपको स्मोक स्क्रीन वाला pH3, ये वोटेक्स रिंग्स ऑफ द स्मोक आपको दिख रही है, pH3 है। चलिए, सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर,
बड़ा आसान, मुझे फोस्फोरस के हैलाइड्स पे जाना है, उसमें ट्राई और पेंटा बनेंगे, एक नॉर्मल ग्राउंड स्टेट वैलेंसी में बनेंगे, दूसरे पेंटा में बनेंगे। मुझे फोस्फोरस के हैलाइड्स पे जाना है, एक PCl3 बनेगा, एक PCl5 बनेगा, कलरलेस लिक्विड है, कौन, PX3। और बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका क्या है, फोस्फोरस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन दे दो, PCl3। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस बात को जरूर सुने। देखो PCl3 का नेचर क्या है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टच आएगा। PCl3 का नेचर क्या है, PCl3 का नेचर है पोलर, लोन पेयर पड़ा हुआ है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, और इस पर मुझे SOCl2 और SO2Cl2 में से दो कंपाउंड का ऑप्शन दिया जाएगा, तो मैं पोलर बनाने के लिए पोलर कंपाउंड ही लूंगा। ये मुझे पोलर बनाना है तो मैं पोलर कंपाउंड ही लूंगा। अगर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टच याद आ रहा है, जब आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना होता है ना, तो आप SO2Cl2 लेते हो, लेकिन जब आपको कोई SN रिएक्शन करवानी है तो आप थायोनिल क्लोराइड लेते हो। तो PCl3 इटसेल्फ पोलर है, तो मुझे पोलर सबस्टांस यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। मेरे पास ये PCl3 बन जाएगा। और अगर मुझे यहां बनाना है PCl5, तो मैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन दे दूं, इसमें तो कोई समझौता नहीं है। लेकिन अब मैं इसको थायोनिल नहीं दूंगा, अब मैं उसको दूंगा सल्फ्यूराइल, SO2Cl2, SO2Cl2। वो मुझे PCl5 बनाकर देगा, वो मुझे PCl5 बनाकर देगा। प्रॉपर्टीज की बात कर लें, सिंपल है बच्चे, हाइड्रोलिसिस में एक दो रिएक्शन है जो नोबल गैसेस में, उनको छोड़कर कभी भी हाइड्रोलाइसिस के ड्यूरिंग, उसको छोड़कर कभी भी हाइड्रोलाइसिस के ड्यूरिंग, हाइड्रोलाइसिस के ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता। तो PCl3 का हाइड्रोलिसिस हुआ, H3PO3 बन गया, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। PCl3 sp3 पिरामिडल स्ट्रक्चर का है जी। लो भाई, मैंने आपको बताया PCl5 के बारे में, बल्क ऑफ क्लोरीन दे दो। लेकिन फिर बात सुनो, PCl5 का डाइपोल मोमेंट 0 है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग SO2Cl2 जो नेचर वाइज नॉन पोलर है। येलो हुआ, व्हाइट पाउडर हुआ, ड्यू टू हाई मोलिकुलर वेट इसको होना ही था। और PCl5 को स्टेप वाइज हाइड्रोलाइज करवाओगे तो पहले ये POCl3 बनेगा और फाइनली ये H3PO4 दे देगा। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। और आपका फेवरेट PCl5 का जो एक्सियल लेंथ है वो इक्वेटोरियल से ज्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री पर रिपल्शन ज्यादा होंगे। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब PCl5 को तोड़ते हो तो ये PCl3 क्लोरीन दो हिस्सों में टूट जाता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ढेरों रिएक्शन है जहां आप अल्कोहल या एसिड को PCl3 PCl5 से क्या करवा देते हो, हेलोजिनेशन। PCl3 और PCl5 दोनों यूजफुल है, ROH से RCl और एसिटिक एसिड से एसिड का क्लोराइड। तो वो दो रिएक्शन कॉमन है दोनों के अंदर। वो जिस बिहाफ पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो ये दोनों बातें आपको कॉमन नजर आएंगी। ये रिएक्शन पीछे PCl3 में भी थी और ये वाली रिएक्शन पीछे के बाद यहां PCl5 में भी आ गई है। इसके अलावा मेटल पर कभी PCl5 का रिएक्शन हो तो उसको वो हेलाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, Ag पर AgCl, टिन से टिन क्लोराइड, टिन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में एंट्री करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आप बार बार पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट में जो आपका PCl5 है वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस का मिक्सचर है। जैसे कि सोलिड N2O5 हुआ, जैसे कि सोलिड N2O5 हुआ, जैसे कि सोलिड N2O5 हुआ। ठीक है जी। वाइस PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर HCl रिलीज कर रहा है भाई हाइड्रोलिसिस से। आर ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट? बिल्कुल नहीं, एक्सियल वाले लंबे हैं। किससे? इक्वेटोरियल से। ठीक है। क्या होगा जब PCl5 को हीट करोगे तो भाई इसके जो एक्सियल वाले बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, 240 पिकोमीटर के। बैलेंस इक्वेशन PCl3 और पानी के लिखो तो दो स्टेप पे, पहले POCl3 बना देना, बाद में H3PO4 बना देना। अब ऑक्सो एसिड्स और फोस्फोरस की बात आ गई है। मेन है इनके स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना और इनको सीखना, जिससे आप इसके बारे में कमांड कर लोगे। आइए बात करना शुरू करते हैं ऑक्सो एसिड्स और फोस्फोरस के बारे में। फिर एक बहुत लंबा पार्ट आपका हो जाएगा जो इनऑर्गेनिक का बैकबोन है। 20% सिलेबस SPDF से आ रहा है, तो आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए और डरना बिल्कुल नहीं है। फोस्फोरस ने नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड आप समझते हो ना, एस ब्लॉक में भी आपको बताया था, OH जुड़ा हो और डबल बॉन्ड से O जुड़ा हो, P पर OH और O होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहली बात, मुझे अगर किसी के ऑक्सो एसिड्स बनवाने हैं
तो पहली बात मैं आपको बता दूं, दो ऑक्सो एसिड आपको पेरेंट मान के चलने हैं, H3PO3 H3PO4। H3PO3 का नाम है फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। और जो फोस्फोरस एसिड है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 और फॉस्फोरिक में 5 है। इन दोनों को हम अपनी ट्रिक के अंदर इंटर कन्वर्जन नहीं करवाएंगे। H3PO3 का H3PO4 में, H3PO4 का H3PO3 में कन्वर्जन नहीं करवाएंगे। अब हम अपनी ट्रिक बताते हैं। कभी भी किसी एसिड के आगे हाइपो लगाओ, कभी भी किसी एसिड के आगे हाइपो लगाओ तो उसका ऑक्सीजन निकालना है। किसका? मान लो फोस्फोरिक एसिड है, फोस्फोरस एसिड है, तो H3PO3, इसका ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये बन गया H3PO2। अब नाम ओरिजिनल क्या था? फोस्फोरस एसिड, इसका नाम आएगा हाइपोफोस्फोरस एसिड। मेटा में पूरे मॉलिक्यूल से एक वोटर निकाल दो, ये काम आसान है, इसलिए इसको सीखने के लिए हम इसी को सबसे पहले पकड़ लेते हैं। क्लियर? देखें जी, ये लो जी, ये आपका फेवरेट मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ये रिंग फॉर्म में भी टिकता है, ये चेन फॉर्म में भी टिकता है। क्लियर? पेपर में ऐसा देकर इसकी हाइब्रिड स्टेट पूछ लेते हैं, आप उसको हाइब्रिड स्टेट बोलने से मना कर दो। आप बोलो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा या बनाऊंगी, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर मैं इस पर सजा दूंगा डबल बॉन्ड हो, ऑक्सो एसिड है भाई, ऑक्सो एसिड है, तब ये sp3 हाइब्रिड निकलकर आपके सामने आ जाएगा, sp3 हाइब्रिड निकलकर आपके सामने आ जाएगा। तो H3PO4 का, H3PO4 का जब भी आपको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, आप सोचो मेटाफॉस्फोरिक, तो पानी निकला एक सिंगल मॉलिक्यूल से तो मेटाफॉस्फोरिक बनता है। और अगर दो मॉलिक्यूल इकट्ठे करके वाटर निकाल दिया जाए, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे करके वाटर निकाल दिया जाए तो पायरो मतलब टेम्परेचर, पायरो फोस्फोरिक एसिड बनता है या पायरो फोस्फोरस एसिड बनता है। ठीक है जी, ये एन फैक्टर 3 है, दिख रहा होगा फोस्फोरिक एसिड है, दो फोस्फोरिक जोड़कर पायरोफोस्फोरिक एसिड बना दिया गया है, दो पायरो जोड़कर फोस्फोरिक एसिड बना दिया गया है पानी निकालकर। ठीक हो गया, एन फैक्टर 4 जा रहा है। दो फोस्फोरस जोड़कर पानी निकालकर पायरोफोस्फोरस एसिड बना दिया गया है, पायरो मतलब दो मॉलिक्यूल लेकर वाटर निकालना है। और बीच का अगर में इसका इन्फेक्टर आप देख ही रहे हो, एक तो ये लुट गया बेचारा, ये दो बच्चे हैं इन्फेक्टर के लिए। और अगर इन स्ट्रक्चर पे जा रहे हो आप, वहीं से शुरू करते हैं एक बार। ये वाला कॉलम तो गायब कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर वाला, एसिड के नाम वाले सब, बस ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। जैसे पीएमटी में पूछा गया फोस्फिनिक, फिनिक फिनिक फिनिक, तो लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला दोनों जगह आई, फिनिक, ठीक है ना, कम हो गया, इक इक फिक, फोस्फिनिक, तो H3PO2 है, उसके बाद है फोस्फोनिक, वो H3PO3 है। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, 3 का भी और H4P2O7 का, 5 का भी। तो अगला आपके पास H4P2O6 है, H3PO4 है। तो मेन टारगेट आपको जो मैंने दिया है, अगर उसको अचीव कर लेते हो आप तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना ध्यान रखो, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का रोल करेगा। क्लियर? और कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है तो डिसप्रपोर्शनेशन करेगा। ये बातें यहाँ इंफॉर्मेशन जो शुरू शुरू में आपको दी जा चुकी है, इस पे और नजर मार लो जिससे आप एक कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाओ। मैं इसको रब करता हूं, ये देखकर आपको पता चल जाएगा 3 OH है तो फोस्फोरिक, ये देखकर आपको पता चलेगा O बीच में है तो फोस्फोरिक से पायरोफोस्फोरिक बना रखा है पानी निकाल के। अब हमने दो कर दिए, फिर एक कर दिया, ये फोस्फीनिक है लास्ट वाला, फोस्फीनिक, और पहले वाला फोस्फोनिक है, फोस्फोनिक। अब आपने क्या किया, वो जो हमारा H4P2O5 तो बीच में O आ रखा है, तो पक्का ये पायरोफोस्फोरस H3PO3 का पानी निकलकर बना हुआ है। फिर हमारा मेटा बन गया और फिर हमारा पोलीमेटा बन गया। तो कुल मिलाकर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो इन सब चीजों को इजीली दिमाग में सेट कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और बोलनी है, एसिड्स विद कंटेन पीएच बॉन्ड बिहेव्स एज रिड्यूसिंग, और इसमें ओ ज्यादा है वो पक्का काम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि H3PO3 H3PO4 का इंटर कन्वर्जन आपने हमारी ट्रिक के अंदर नहीं करवाना है, तो एक बार इसको लिखकर जरूर देख लें। और ये हमारा ग्रुप नंबर अब 16 शुरू हो जाएगा, तो कमियां नहीं रखते हैं। डू यू
account for the reducing behavior of H3PO2 on the basis of structure, yes, more number of H are attached with phosphorus. फिर what is the basicity of H3PO4? 4 ऑक्सीजन 3 बेसिसिटी. What happens when H3PO3 is heated? इस प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे भाई साहब. तो बड़ा आसान सी बातें. और 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास की हमारी वीडियो बन गई है, लेकिन इतना ध्यान रखें टोटल जितने भी पेज मेरे पास है उसमें से 50% पार्ट मेरा पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 15 का था और सिंगल शॉट में मैंने इसको खत्म कर दिया है. अब आपकी ड्यूटी बनती है साथ साथ में नोट्स बना लो और इसको कंप्लीट कर लो. ये वीडियो बस अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, आपकी ड्यूटी शुरू होती है अब. केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना न भूलें.